अध्याय 1761। युवा स्वामी देवांश, सावधान रहें। देवांश। वाइस हॉल मास्टर देवांश, सावधान रहें। सभी लोग घबराकर चिल्ला उठे। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, लेकिन देवांश की प्रतिक्रिया की गति उससे भी तेज थी। उसकी निगाहें तीनों गोलियों पर टिकी रहीं। उसके पैर थोड़े से हिले, उसका शरीर तेजी से एक तरफ मुड़ गया। ये तीनों क्रियाएं एक साथ की गई, जिनमें अव्यवस्था का कोई संकेत नहीं था, बल्कि एक सहज निरंतर प्रवाह दिखाई दिया। खून से सना तीर उसके कंधे को छूकर निकल गया। देवांश की आकृति पलक झपकते ही प्रकट हुई। उसने शरीर साधना कठपुतली को पार कर लिया और अपनी उंगली के एक झटके से गोलियों को हवा में उड़ा दिया। फिर अपनी तलवार को कसकर वो पीछे मुड़ा और उसे क्षैतिज रूप से घुमाया। हमला करने वाली सभी कठपुतलियां कमर से दो हिस्सों में कट गई। देवांश की हरकतें भी पलक झपकते ही घटित हुई। सभी की आंखें धुंधली हो गई। खून का तीर गायब हो गया। जहर की गोलियां दूर फेंक दी गईं और कठपुतलियां इधर उधर बिखर गई। देवांश की सहज चाल अविश्वसनीय रूप से सुंदर और निर्णायक थी। इतना शक्तिशाली। गोंगसन हुओवू मुस्कुराया। इतनी तेज प्रतिक्रिया गति, गु लियानक्सिंग ने हैरानी भरे चेहरे के साथ कहा, जैसा कि उप प्रमुख मास्टर देवांश से उम्मीद थी। 10 से अधिक प्रतिभाशाली छात्र उनके प्रति केवल प्रशंसा और श्रद्धा भाव ही व्यक्त कर पाए। देवांश ने सामने की ओर देखा, हालांकि उसका चेहरा जुझारू भावना से भरा हुआ था। प्राचीन सम्राट का मकबरा और भी दिलचस्प होता जा रहा है, देवांश ने व्यंग्य करते हुए कहा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। ये मौजूदा मुग्ध में ज्यादा से ज्यादा उनके लिए केवल परेशानी का कारण ही बने। ये कहना कि उन्होंने उस पर सचमुच दबाव डाला काफी नहीं होगा। रसायन शास्त्र पर लगी पाबंदी पर्याप्त नहीं थी। यहां रसायन शास्त्र से संबंधित अंश भी पर्याप्त नहीं था। हालांकि जल्द ही ये पर्याप्त हो जाएगा। आगे का रास्ता अभी भी बहुत लंबा था और अभी भी कई संपर्क बिंदु थे। पास ही रहना, देवांश ने पीछे मुड़कर देखते हुए दूसरों से कहा। अगले चरण में हम इस अंश को पढ़ेंगे। दौड़ना। गु लियानक्सिंग और गोंगसन हुओवू स्तब्ध रह गए। 10 से अधिक प्रतिभाशाली छात्रों ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। मूल रूप से प्रत्येक टीम के लिए निर्धारित मार्गों में से उनका मार्ग पहले से ही 3 अन्य मार्गों से जुड़ा हुआ था, जिससे कठिनाई का स्तर बेहद बढ़ गया था। अगर उन्हें पता चल जाए कि देवांश के मन में यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है और वो कठिनाई को और बढ़ाना चाहता है, तो वे देवांश से इतनी नफरत कर सकते हैं कि उसकी जान ही निकल जाए। चलो चलते हैं, देवांश ने कहा। उसकी आवाज बंद होते ही वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ गया। आगे दूर दूर तक खून से सना हुआ कोहरा छाया हुआ था। देवांश ने अपनी तलवार से वार किया। तलवार की ऊर्जा जहां भी पहुंची, खूनी धुंध पूरी तरह से गायब हो गई। उसके पैरों के नीचे तलवार की ऊर्जा भी मक्खन में गर्म चाकू की तरह रक्त प्रवाह को चीरती हुई आगे बढ़ी और रक्त प्रवाह पर लगी सारी रुकावटें टूट गई। रास्ते में लगातार शरीर संवर्धन करने वाली कठपुतलियां दिखाई देती रहीं। हालांकि बैंगनी बिजली से चमकती दिव्य तलवार के नीचे कोई भी एक भी वार सहन नहीं कर सकता था। जहर की गोलियां और विस्फोटक गोलियां एक के बाद एक आती रहीं। इस बार देवांश ने उन्हें और भी तेजी से हल कर लिया। उसके पीछे समूह तेज कदमों से उनके पीछे पीछे चल रहा था। उनकी गति पहले से कहीं अधिक थी। सामने से लगभग कुचलने के अंदाज में आगे बढ़ रही उस आकर्षक आकृति को देखकर उन सभी की आंखें चौड़ी हो गई। महज कुछ ही समय में समूह ने 1000 मीटर की दूरी तय कर ली थी। इस स्थान पर देवांश एक क्षण के लिए फिर से रुक गई। एक और संपर्क बिंदु। देवांश ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी। उसके पैरों के नीचे और चारों ओर अचानक आग की लपटें उठने लगी। ये दी यून की टीम का अग्निपथ है, देवांश ने कहा और अपनी तलवार से वार किया। तलवार की अद्भुत ऊर्जा
एक बार फिर से प्रवाहित हुई। जहां जहां से ये गुजरी, वहां से शुरू में भयंकर रूप से भड़क रही लपटें पूरी तरह से शांत हो गई। भागते रहो, देवांश ने तेजी से कहा और फिर आगे बढ़ने लगा। बस कुछ ही मिनटों में समूह ने 1000 मीटर और आगे कदम बढ़ाया। एक और आ रहा है, देवांश मुस्कुराई। उसके पैरों के नीचे न केवल खून से लथपथ धुंध थी, बल्कि चारों ओर आग की लपटें भी उठ रही थी। शरीर साधना करने वाली कठपुतलियों की बर्फीली आंखें सीधे देवांश को घूर रही थी। बिजली की हल्की हल्की चमक भी दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे एक ढहती हुई शक्ति का रूप ले रही थी, मानो तैरते हुए अजगर सब कुछ निगल रहे हों। यह हुआ रुओलियान का बिजली की गति वाला रास्ता है, देवांश ने हल्के से कहा। मूल रूप से ये 15 अंश एक दूसरे को काटते हुए लिखे गए थे। प्रवेश द्वार से आगे वे महज अलग अलग रास्ते थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मार्गों के बीच संपर्क बिंदुओं की संख्या बढ़ती गई। अब तक रसायन शास्त्र से संबंधित अंश अन्य 4 अंशों से जुड़ चुका था। अन्य 4 अंशों के परीक्षण भी यहां प्रस्तुत किए गए। मेरे लिए रास्ता छोड़ो, देवांश ने हवा में ही तलवार से वार किया। बैंगनी बिजली की दिव्य तलवार पर बिजली चमकी और तुरंत ही गरज उठी, और बिजली की ऊर्जा का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उस विशाल मार्ग पर एक मोटा बिजली का स्तंभ प्रकट होता हुआ प्रतीत हुआ। बिजली का स्तंभ आकाश से नहीं उतरा, बल्कि तलवार से निकला और अजेय रूप से आगे बढ़ा। धमाका, एक कान फाड़ देने वाली गर्जना। बैंगनी रंग की बिजली दूर तक चमक उठी। जब तक बिजली थम गई, तब तक आगे का इलाका पहले ही खाली हो चुका था। ज्वालाएं, रक्तमय धुंध, शरीर साधना की कठपुतलियां और मंद नीली बिजली, सब कुछ नष्ट हो गया। उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। चलते रहो, देवांश ने कहा, और उसका शरीर फिर से हिलने लगा। समूह ने अपनी लार निगली और फिर से उनका अनुसरण किया। गोंगसुन हुओवू मुंह फुलाते हुए भागी और बोली, इस छोटे चोर को क्या हो गया है? ये इतना उग्र क्यों है, मानो इसमें अचानक से ऊर्जा भर दी गई हो। गुल यानक सिंह मुस्कुराई और बोली, वो उग्र है या नहीं, ये तो तुम्हें शायद शादी के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा लगता है कि यंग मास्टर देवांश को कुछ चुनौतीपूर्ण चीज देखने को मिली है। उसके चेहरे पर जुझारू भावना स्पष्ट रूप से झलक रही है। उसका निशाना अनुच्छेद के अंत में होना चाहिए। यह सुनकर गोंगसुन हुओवू का चेहरा पहले तो लाल हो गया, फिर उसने उत्सुकता से गलियारे के दूसरे छोर की ओर देखा। वास्तव में गुल यानक सिंह का अनुमान गलत नहीं था। इससे पहले, चाहे वो रसायन शास्त्र प्रतिबंध हो या प्रवेश द्वार, देवांश ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था जो वास्तव में उस पर दबाव डाल सके। तो वो शुरू से ही बहुत लापरवाह रहा था। अब अनुच्छेद के अंत में ही देवांश को वास्तव में दबाव महसूस हुआ। ये एक ऐसी अनुभूति थी जिसमें जानलेवा खतरे की बू आ रही थी। इसी वजह से देवांश का लड़ने का जज्बा अब इतना ऊंचा था। अन्य प्रमुख अंशों में विभिन्न टीमों ने रसायन शास्त्र से संबंधित पाठ में हुए बदलावों को देखा और सभी चौंक गए। वो देवांश नाम का लड़का इतना उग्र कैसे हो गया? उसकी प्रगति की गति इतनी बढ़ गई है। अक्ष ने थोड़ा भौहें चढ़ा ली। मुरली मुस्कुराई और बोली, छोटे भाई देवांश की काबिलियत को देखते हुए अगर वो ऐसा करने की हिम्मत करता है तो उसे पूरा भरोसा होना चाहिए। ये लियू की तरफ उसने रसायन शास्त्र के अंश पर एक नजर डाली और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भाई देवांश पहले तो बस थोड़ा गंभीर थे, अब तो वे सचमुच गंभीर हो रहे हैं। रान क्यूई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अच्छा दोस्त, तो मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। दी यून, हुआ रुओलियान और अन्य लोगों ने भी उधर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, हम भी उनसे आगे निकल जाएंगे। कुछ समय के लिए कई टीमों ने अपनी प्रगति की गति भी बढ़ा दी। धरती के रास्ते पर चलते हुए लिंग हांग ने इधर उधर देखा और कहा, पागलों का झुंड है। प्राचीन सम्राट की गुफा के अंदर खतरे व्याप्त है।
क्या वे इतने लापरवाह होने के कारण मृत्यु से भयभीत नहीं हैं? छोड़ो इसे, उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लैक क्लाउड एकेडमी की टीम की ओर से अक्ष सबसे पहले आगे बढ़ी और बोली, सीनियर ब्रदर मुरली, बाकी का काम मैं आप पर छोड़ती हूं। मैं जाकर रास्ता साफ कर देता हूं। उसके शब्द खत्म होते ही अक्ष पूरी ताकत से सबसे पहले आगे बढ़ा। छोटे भाई अक्ष, मुरली ने असहाय होकर आप भरते हुए चिंतित स्वर में कहा, रसायन शास्त्र के मार्ग पर। जिस क्षण से देवांश ने अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ना शुरू किया, उसके पीछे चल रहे समूह ने शायद ही कभी अपने कदम रोके हों, और वे पूरी तरह से सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहे। बेहद रोमांचक। 10 से अधिक प्रतिभाशाली बच्चों ने कई बार हंसते हुए कहा। सभी का कहना था कि प्राचीन सम्राट का मकबरा खतरों से भरा हुआ है, लेकिन देवांश के पीछे चल रहे समूह को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे किसी आंगन में टहल रहे हों। बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं कर रहे थे। शायद 10 से अधिक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ये अब तक का सबसे आसान और सबसे आरामदायक समय था जब उन्हें अवसर और धन प्राप्त हुए थे। अध्याय 1762। देवांश हाथ में तलवार लिए आगे बढ़ा। उसकी निगाहें दूर तक टिकी हुई थी। ये घुमावदार मार्ग हजारों मीटर तक फैला हुआ था। बाहर कुछ ही दसियों हजार मीटर की दूरी को एक साधारण संत सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ भी पलक झपकते ही पार कर सकता है, लेकिन ये प्राचीन सम्राटों की गुफा हवेली के अंदर था। एक मार्शल आर्टिस्ट की तथाकथित पलक झपकने वाली गति वास्तव में अत्यधिक गति थी, जिससे देखने वालों की आंखें धुंधली हो जाती थी। ये वास्तव में तात्कालिक स्थानिक पारगमन नहीं था, इसलिए उसे इस गलियारे को कदम दर कदम पार करना पड़ा। गुफा के बाहर से ही ये एक विशालकाय मूर्ति की तरह दिख रही थी। अंदर प्रवेश करने के बाद देवांश का विश्वास और भी पुख्ता हो गया। ये जगह एक स्वतंत्र दुनिया की तरह थी, अविश्वसनीय रूप से विशाल। अपनी वर्तमान तीव्र गति से भी प्राचीन सम्राटों की गुफा में ये मार्ग समुद्र में एक बूंद से अधिक कुछ नहीं लग रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। आधे घंटे बाद देवांश के समूह ने घुमावदार मार्ग की आधी लंबाई तय कर ली थी। देवांश के कदम एक बार फिर धीमे हो गए। यहां 13 अलग अलग गलियारे पहले से ही आकर मिलते थे। अपने स्वयं के रसायन शास्त्र के मार्ग को गिनते हुए ये स्थान 14 मार्गों को जोड़ता था। आगे बॉडी कल्टीवेटर पपेट्स, विशाल ज्वालाओं और खून से लाल जमीन के अलावा कड़कड़ाती बिजली, तेज हवाएं, उग्र तलवार ऊर्जा। 14 टीम परीक्षणों में से 13 यही प्रकट हुए थे। देवांश के रुकने का कारण यह था कि पहली बार उसकी तलवार कांप उठी थी। अंततः उनके चेहरे पर युद्ध के प्रति गंभीर इरादे के भाव प्रकट हुए। आगे 3 बॉडी कल्टीवेटर पपेट हवा और गरज के बीच खड़े थे। उनके पैर खून से लथपथ पीली रेत पर टिके हुए थे। उनके शरीर टूटते तारों से घिरे हुए थे, दीप्तिमान और प्रभावशाली। उनके हाथों में एक ने तलवार की शक्ति को थाम रखा था, दूसरा ज्वालाओं को नियंत्रित कर रहा था, और उस पहले से ही तेज तलवार की ऊर्जा पर सुनहरी रोशनी की लकीरें अचानक उभर आई। तलवार की ऊर्जा और भी भयावह रूप से तेज हो गई। इसी बीच हथेली में पकड़ी हुई ज्वालाओं में लकड़ी के गुणों वाली आभा के अंश मौजूद थे। आग और भी भयंकर और विस्फोटक हो गई। दूसरे शब्दों में ये तीनों कठपुतलियां तारा, रक्त, वज्र और वायु की शक्तियों का प्रयोग कर सकती थी। पंच तत्वों के सभी गुण उनमें समाहित थे, और यहां तक कि पंच साधना तकनीकें भी उनके नियंत्रण में थी। शानदार कठपुतलियां, देवांश ने आंखें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा। उसने इससे पहले कभी इस तरह की कठपुतलियां नहीं देखी थी। जो भी व्यक्ति इस तरह की कठपुतलियां बना सकता है, वो निश्चित रूप से मार्शल दांव के विशाल ज्ञान से परिपूर्ण एक सर्वोच्च प्रतिभा का धनी होगा। उनकी मूल आभा पहले से ही अद्वितीय स्तर पर 9995 दांव वाले मानव मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। शरीर साधक कठपुतलियों के रूप में उनका भौतिक स्वरूप ही
9995 दांव शरीर साधक मार्शल आर्टिस्ट से मेल खा सकता है। 4 प्राकृतिक शक्तियों, पंच तत्वों के गुणों और पंच साधना तकनीकों को जोड़ने पर वे एक पूर्ण रैंक ऊपर चढ़कर 9996 दांव स्तर पर पहुंच सकते हैं। इतनी ताकत देवांश की तलवारबाजी पर दबाव डालने के लिए काफी थी। मुख्य समस्या ये थी कि ये कठपुतलियां निर्जीव संरचनाएं थी। स्व पृथ्वी की शक्तियों और उन पर आरोपित 5 तत्वों का संयोजन कुछ हद तक असंगत प्रतीत हुआ। यदि ये ऊर्जाएं किसी जीवित मार्शल आर्टिस्ट के भीतर प्रतिध्वनित होती तो उनका प्रवर्धन भयावह होता। कठपुतली प्रणाली पर लाभ स्वाभाविक रूप से कम हो जाता था। फिर भी इससे देवांश आश्चर्यचकित रह गया। बूम! तीनों कठपुतलियां पलक झपकते ही आगे की ओर बढ़ गई। उनके हाथों में मौजूद तलवार की शक्ति एक दिव्य हथियार की तरह देवांश की ओर बढ़ी। युवा स्वामी देवांश, सावधान रहो। छोटे चोर, सावधान रहो। वाइस हॉल मास्टर देवांश, सावधान रहो। सभी लोग घबराकर चिल्ला उठे। वे कठपुतलियों के सटीक स्तर का अनुमान नहीं लगा सके, लेकिन दम घूंटने वाला दबाव स्पष्ट था। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें चेतावनी देना ही उनके लिए एकमात्र उपाय था। क्लैंग! बैंगनी रंग की बिजली की तलवार की एक चमक हवा में कौंध गई। देवांश की तलवार ने तीनों कठपुतलियों के एक साथ किए गए हमले का अत्यंत सटीकता से सामना किया। धमाका! इसके बाद अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कठपुतली की तलवार की ऊर्जा अवरुद्ध हो गई, लेकिन उनके दूसरे हाथों में मौजूद ज्वालाएं सीधे उस पर जा गिरी। देवांश ने इसका अनुमान लगा लिया था। तलवार उठाए हुए ही वो पीछे हट गया और उस भयंकर प्रहार से बच गया। वूश, वूश, वूश! कठपुतली ने पैर पटका, जिससे खूनी पानी तेज धार वाले तीरों में बदल गया, जो हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। अपनी तलवार से वार रोकते हुए, पीछे हटते हुए और लपटों से बचते हुए, उसके पास खून पानी के तीरों से बचने का कोई आसान तरीका नहीं था। उसे तुरंत अपनी तलवार वापस खींचनी पड़ी, जमीन पर लात मारनी पड़ी और रहस्यमय फुटवर्क के जरिए पीछे हटना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो पीछे हटा, उसके पीछे एक विनाशकारी आंधी तेजी से उमड़ पड़ी। विनाशकारी आंधी! देवांश के चेहरे पर भाव बदल गए। ये तीनों कठपुतलियां वास्तव में अपने हाथ में मौजूद तलवार की ऊर्जा को अपनी वायु विशेषता के साथ मिलाकर विनाशकारी आंधी उत्पन्न कर सकती थी। पीछे हटती हुई उसकी आकृति रुक गई। इसके बजाय वो आगे बढ़ा और एक जोरदार बैकहैंड शॉट लगाया। बैंगनी बिजली की दिव्य तलवार के पूर्ण बल से किए गए प्रहार के तहत उमड़ती हुई बैंगनी बिजली ने विनाशकारी आंधी को मुश्किल से ही तितर-बितर किया। लेकिन उसके पीछे खड़े तीनों कठपुतले चुप नहीं बैठे रहे। उन्होंने तुरंत फिर से हमला कर दिया। तलवार की ऊर्जा और ज्वालाएं एक साथ मिलकर काम करने लगी। मैं तुम्हारी तलवार की शक्ति को चकनाचूर कर दूंगा और तुम्हारी ज्वालाओं को बिखेर दूंगा। देखते हैं तुम्हारे पास और क्या है। देवांश ने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते हुए व्यंग्य किया। आश्चर्यजनक गति से वो पहले बगल की ओर खिसका और एक कठपुतली के सामने प्रकट हुआ। बैंगनी रंग की बिजली से लथपथ दिव्य तलवार नीचे गिरी। कठपुतली ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग! बैंगनी बिजली की दिव्य तलवार के उसके शरीर पर रगड़ने से चिंगारियां उड़ उठीं। ये बॉडी कल्टीवेटर पपेट पहले से ही कठोर शरीर वाले थे। धातु गुण वाले ऑरा द्वारा प्रबलित उनकी मजबूती ने देवांश की अपेक्षाओं को पार कर लिया। एक कठपुतली को पहले अपंग करने की उसकी योजना पूरी तरह विफल हो गई। कीमत यह थी कि बाकी 2 कठपुतलियां उसके अगल-बगल खड़ी थी। 2 तलवारों की ऊर्जा और ज्वाला की 2 लपटों ने हर दिशा को अवरुद्ध कर दिया, जिससे उसके पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। अविश्वसनीय! क्या उनके पास युद्ध का अनुभव और जागरूकता भी है? चौंक कर देवांश ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आश्चर्य की बात तो छोड़ ही दीजिए, उनकी प्रतिक्रिया बिजली की तरह तेज थी। जैसे ही कठपुतली का हाथ कांपने लगा,
बैंगनी रंग की बिजली से चमकती दिव्य तलवार ने उस पर चिंगारियां बिखेर दी, जिससे तलवार की परछाइयां पल भर में कई गुना बढ़ गई। एक ही प्रहार से एक साथ 31 ब्लेड चलने लगे। ये डॉन लिमिटलेस था। एक ही वार से कठपुतली को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था, लेकिन 31 तलवारें उसके लिए काफी थी। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ। सामने वाली कठपुतली हवा में उड़ गई। देवांश घेरे से बाहर निकला। अन्य दो कठपुतलियों की तलवार की ऊर्जा और ज्वालाएं केवल हवा को चीरती हुई प्रतीत हुई। उस क्षुद्र कठपुतली पर एक नजर डालते हुए उसने अपनी आंखें फिर से सिकोड़ ली। डॉन लिमिटलेस द्वारा एकदम करीब से वार किए जाने पर भी बॉडी कल्टिवेटर पपेट केवल एक गहरे तलवार के घाव के साथ दूर जा गिरा था। फिर भी वो साबुत था। उनकी दृढ़ता ने एक बार फिर उनकी उम्मीदों को पार कर लिया था। क्षतिग्रस्त कठपुतली एक बार फिर उठी। उसकी आभा काफी कमजोर थी, लेकिन फिर भी तेज थी। तीनों कठपुतलियों ने फिर से एक साथ हमला किया। जल जाए, देवांश ने मन ही मन बुदबुदाया। उसके भीतर की विशाल युवान शक्ति प्रज्वलित हुई और फूट पड़ी। उनकी आभा में जबरदस्त उछाल आया। अनंत भोर, ठंडी आंखों से उसने आक्रमणकारी तिकड़ी का सामना किया और अपनी पूरी ताकत से वार किया। बूम! एक भीषण गर्जना से गलियारा हिल गया। तीनों कठपुतलियों को 100 मीटर दूर तक उड़ाते हुए देखकर देवांश अविचलित खड़ी रही। उनके कभी न टूटने वाले शरीर कमर से लगभग अलग हो गए थे। अध्याय 1763। हम जीत गए। गुल यानक सिंह और उसकी साथी की आंखें चमक उठीं। वे तीनों कठपुतलियां पराजित हो गई। 12 प्रतिभाशाली छात्र भी अत्यंत प्रसन्न हुए। अभी नहीं, आगे। देवांश ने अपना सिर हिलाया। उसके हाथ में मौजूद बैंगनी रंग की बिजली की दिव्य तलवार म्यान से बाहर ही रही, जिसे उसने अभी भी कसकर पकड़ रखा था, और उसने तीनों कठपुतलियों पर अपनी आंखें सिकोड़ ली। 100 मीटर दूर तीनों कठपुतलियां जमीन पर पड़ी थी। उनके शरीर कमर से लगभग अलग हो चुके थे। हालांकि इसी क्षण वे संघर्ष करते हुए वापस अपने पैरों पर खड़े हो गए। वूश, वूश, वूश! कई दवा की गोलियां हवा में उड़ गई। 6 परम दिव्य दांवों की गोलियां। देवांश ने भौहें चढ़ाते हुए आने वाली गोलियों को एक नजर में पहचान लिया। वे अद्वितीय क्षेत्र की गोलियां थी, जिन्हें उन्होंने कभी परिष्कृत किया था। 6 परम दिव्य दांव गोलियां। क्या ऐसा हो सकता है? देवांश ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। गल्प! तीनों कठपुतलियों ने बिना किसी झिझक के गोलियां निगल ली। यहां तक कि उन्होंने ऐसी आवाज भी निकाली जैसे कोई मानव मार्शल आर्टिस्ट दवा की गोलियां खा रहा हो। इसके बाद जो कुछ हुआ वो भयावह रूप से अचानक हुआ। तीनों कठपुतलियों के लगभग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घाव पल भर में ठीक हो गए। फिर मानो उन्हें कभी चोट लगी ही न हो, कठपुतलियां आसानी से खड़ी हो गई और देवांश को ठंडी निगाहों से घूरने लगी। इस विचित्र दृश्य को देखकर देवांश के चेहरे पर सदमे के भाव आ गए। आखिरकार कठपुतलियां तो निर्जीव वस्तुएं हैं, फिर भी वे औषधीय गोलियां खाकर औषधीय शक्ति को अवशोषित कर सकती हैं। ये असंभव होना चाहिए। हालांकि ये तीनों कठपुतलियां पंच तत्वों को नियंत्रित कर सकती थी और 4 प्रमुख शक्तियों पर हुक्म चला सकती थी। उन्होंने शुरू से ही कभी सामान्य ज्ञान का पालन नहीं किया था। संभवतः गोलियों का असर उन पर भी हो सकता है। बेशक ये केवल देवांश का अनुमान था, लेकिन सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। तीनों कठपुतलियां पूरी तरह से सुरक्षित खड़ी हो गई। वूश, वूश, वूश! कई और औषधीय गोलियां हवा में उड़ गई। अद्वितीय, चट्टान की तरह मजबूत गोली। देवांश की पुतलियां सिकुड़ गई क्योंकि उसने तुरंत गोलियों को पहचान लिया। यदि अद्वितीय गोलियों में से 6 परम दिव्य दांवों की गोली सबसे अच्छी उपचार औषधि थी, तब पियरलेस रॉक सॉलिड पिल सबसे बेहतरीन ऑगमेंटेशन पिल थी। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट इसे ग्रहण करता है
तो ची ऊर्जा तुरंत उमड़ पड़ती है, जो बाहर की ओर बहकर एक चट्टान की तरह मजबूत रक्षा कवच बनाती है। अंदर जाकर औषधीय शक्ति 5 आंतरिक अंगों को गर्म करती है और 8 नाड़ियों और 100 हड्डियों की मजबूती से रक्षा करती है। युद्ध से पहले एक गोली निगलने से लगभग अजेयता सुनिश्चित हो जाती है। गल्प। तीनों कठपुतलियों ने बिना किसी झिझक के गोलियां निगल ली। बूम। एक जोरदार आभा का विस्फोट हुआ। देवांश ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वे अद्वितीय क्षेत्र के 997 दांव स्तर तक पहुंच चुके हैं। बेजोड़ औषधीय गोलियां अतुलनीय रूप से मूल्यवान है, लेकिन अद्वितीय क्षेत्र के भीतर अंतर बहुत बड़ा है। विशेषकर 9995 दांव की सीमा एक बार पार हो जाने पर अंतर और भी अधिक चौंकाने वाला हो जाता है। इस प्रकार यद्यपि अद्वितीय ठोस गोली अनमोल है और इसकी शक्ति एक दांव के अंतर को पाट सकती है, लेकिन इसकी अवधि लंबी नहीं है। एक सामान्य 996 दांव मार्शल आर्टिस्ट गोली लेने के बावजूद भी इस ऊर्जा स्तर को केवल कुछ मिनटों तक ही बनाए रख सकता है। ध्यान रखें कि पियरलेस की प्रत्येक गोली असाधारण रूप से मूल्यवान है। 6 परम दिव्य दांव की गोली ले। इसके भयानक उपचार प्रभाव ने एक बार देवांश की जान बचाई थी। अद्वितीय अचूक गोली 6 परम दिव्य दांव गोलियों से कम मूल्यवान नहीं है। हालांकि इसका प्रभाव केवल कुछ मिनटों तक ही रहता है, जो आश्चर्यजनक तो है, लेकिन कुछ हद तक अतिरंजित लगता है। अगर देवांश चाहे तो वो बस इसे झेल सकता है और फिर बूस्ट खत्म होने के बाद तीनों कठपुतलियों से लड़ सकता है। हालांकि वो इसके विपरीत करने में प्रसन्न था। कठपुतलियां जितनी शक्तिशाली होती है, उतना ही अधिक दबाव वे उसकी तलवार की शक्ति पर डालती है। तभी इस प्रायोगिक परीक्षण का वास्तविक महत्व होगा। बूम, बूम, बूम। तीनों कठपुतलियों ने तुरंत फिर से हमला कर दिया। एक हथेली से तलवार की ऊर्जा निकली, एक मुट्ठी ने ज्वालाओं को जकड़ लिया। 3 जोड़ी हाथों से 6 हमले एक साथ उसे घेर लेते हैं। असीमित भोर। देवांश ने अपनी पूरी ताकत से वार करते हुए चिल्लाया। हमला करने वाली पहली कठपुतली को 31 तलवारों की रोशनी के बीच 100 मीटर पीछे धकेल दिया गया। देवांश कुछ कदम एक तरफ हट गई और फिर से वार किया। अभी भी डॉन लिमिटलेस। धमाका। तलवार की गर्जना गूंजी और एक और कठपुतली 100 मीटर दूर जा गिरी। देवांश ने अपनी तलवार म्यान में डाली, पीछे हटने के बजाय तेजी से आगे बढ़ा और सीधे वार किया। आखिरी कठपुतली को भी उसी के अनुरूप वापस उड़ा दिया गया। तलवार के 3 वार, एक तरफा कदम, एक पीछे की ओर कदम, सरल चालें जिन्होंने एक बार फिर कठपुतलियों को 100 मीटर दूर उड़ा दिया। लेकिन इस बार उनके मजबूत शारीरिक शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। गंभीर चोट तो दूर की बात है। तीनों कठपुतलियां पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से कहीं अधिक मजबूत थी। अद्वितीय क्षेत्र में 9997 दांव और 9996 दांव के बीच इतना बड़ा अंतर था। हाँ, देवांश ने धीमी आवाज में चिल्लाया। इससे पहले कि कठपुतलियां हमला कर पाती, उसने पहल करते हुए हाथ में तलवार लेकर उनसे जमकर लड़ाई की। धमाका, धमाका, धमाका। उनका टकराव जारी रहा। उनकी आभा अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक थी। देवांश ने बार बार वार किए, हर वार असीमित था। तीनों कठपुतलियों ने भी पूरी ताकत लगा दी। तलवार की शक्ति और ज्वालाएं बेकाबू होकर कहर बरपा रही थी। उनके मजबूत शरीर ने देवांश की तलवार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीधे वार झेल लिए। इसी प्रकार देवांश को भी उन तलवारों की ऊर्जा और ज्वालाओं से जरा भी डर नहीं था। स्वाभाविक रूप से दोनों पक्ष एक गहन गतिरोध में फंसे रहे। देवांश के लिए इस तरह की लड़ाई एकदम सही और कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थी। डॉन लिमिटलेस का लगातार उपयोग करने से बहुत अधिक ची ऊर्जा की खपत हुई, लेकिन केवल ऐसे दबाव में ही ये परीक्षा वास्तव में उसकी परीक्षा ले सकती थी और इस यात्रा को सार्थक बना सकती थी। दबाव में इतनी तीव्रता से लड़ना
बार बार डॉन लिमिटलेस का प्रयोग करना तकनीक में सुधार ला सकता है। अगर ये केवल एक ही तलवार के वार से भी आगे बढ़ जाए तो भी अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कम से कम इससे तलवारबाजी के उनके मानकों के अन्य पहलुओं में सुधार हो सकता है। इस प्रकार कठपुतली जितनी शक्तिशाली होती गई, देवांश उतना ही अधिक प्रसन्न होता गया। कुछ मिनट पलक झपकते ही बीत गए। अपनी तलवार दांव शक्ति के साथ देवांश 997 दांव स्तर के अद्वितीय क्षेत्र में इन 3 देह साधक कठपुतलियों को आसानी से संभाल नहीं सकता था। आखिरकार तलवारबाजी का उनका तरीका ज्वाला नियंत्रण के उनके तरीके से कहीं अधिक निम्न स्तर का था। इस समय पियरलेस रॉक सॉलिड पिल का असर खत्म हो चुका था। देवांश के लिए परीक्षण का प्रभाव काफी कम हो गया था। बूम! तलवार के एक ही वार से तीनों कठपुतलियां 100 मीटर पीछे जा गिरी। उनके कठोर शरीर पहले की तरह कमर से लगभग अलग हो गए थे। इस बार देवांश ने उन्हें गोलियां निगलने का एक और मौका नहीं दिया। लड़ाई जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वूश! देवांश की आकृति हवा में तेजी से गुजर गई। बैंगनी रंग की बिजली से बनी दिव्य तलवार ने हवा में एक बैंगनी चाप बनाया। क्लैंग! एक तीखी धातुई ध्वनि गूंज उठी। एक कठपुतली पर उसकी भुजाओं पर मौजूद तलवार की ऊर्जा और ज्वालाएं तुरंत बुझ गई। देवांश ने एक और प्रहार किया और पूरी कठपुतली के टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ ही क्षणों में बाकी 2 कठपुतलियों का भी ठीक वैसा ही हश्र हुआ। तीनों कठपुतलियां हिलडुल नहीं पा रही थी। उनकी आभा तेजी से गिरी और जल्द ही पूरी तरह गायब हो गई। देवांश ने बैंगनी बिजली की दिव्य तलवार को म्यान में रख लिया। युद्ध समाप्त हो गया था। ये अफसोस की बात थी कि इस तरह की भीषण लड़ाई ने उनके तलवारबाजी के कौशल को ज्यादा निखारा या बेहतर नहीं किया था। उसके पीछे मौजूद समूह हर तरह के आश्चर्य का आदी प्रतीत हो रहा था। इसलिए उन्होंने दोबारा कोई हैरानी नहीं जताई, बल्कि वे ऐसे मुस्कुराए मानो ये स्वाभाविक ही हो। उनके लिए ऐसा कोई दुश्मन नहीं था जिसे देवांश संभाल न सके। ऐसा प्रतीत होता था कि इस मार्ग पर कोई भी चीज उसके कदमों में जरा भी बाधा नहीं डाल सकती थी। उप प्रमुख हॉल मास्टर देवांश, चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 प्रतिभाशाली छात्रों ने कहा और वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस समय देवांश ने अपना सिर हिलाया। हम नहीं जा सकते, रुको। अध्याय 1764। आगे नहीं बढ़ सकते? भीड़ अचंभित रह गई। हम अभी इस मार्ग के आधे हिस्से तक भी मुश्किल से ही पहुंचे हैं। हमेशा की तरह तेज बुद्धि वाले गुलयानक सिंह ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए कहा। युवा मास्टर देवांश ने इंतजार करो कहा। क्या इसका मतलब दूसरी टीमों का इंतजार करना है? बिल्कुल। देवांश ने हल्के से सिर हिलाया। यहां तो वास्तव में ये मार्ग का मुश्किल से आधा हिस्सा ही है, लेकिन यहां 14 अंश पहले से ही जुड़े हुए हैं। यदि एक और अंश जोड़ दिया जाए तो विभिन्न टीमों के सभी 15 अंश आपस में जुड़ जाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो भले ही ये सीमित मार्ग लंबा हो और अभी भी आधी दूरी तय करनी बाकी हो, असली परीक्षा तो आखिरी वाला ही है। और अब मार्ग के सामने एक अजीब सा दबाव स्पष्ट रूप से हावी हो रहा है, जिससे किसी के लिए भी 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। देवांश की बाह पर बना गुफानुमा प्रतिबंध पैटर्न धुंधला और निर्जीव है। यह साबित करना कि मुकदमे के लिए प्रतीक्षा करना आवश्यक है। इसलिए देवांश के पास अपने कदम रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि इससे देवांश को आगे देखने से नहीं रोका जा सका। उसका चेहरा जुझारू भावना से भरा हुआ था। इससे पहले उसने अचानक अपनी आगे बढ़ने की गति इसलिए बढ़ा दी थी क्योंकि उसे किसी ऐसी चीज के अस्तित्व का आभास हो गया था जो उस पर दबाव डाल सकती थी। और यह दबाव अभी अभी उन 3 कठपुतलियों से उत्पन्न नहीं हुआ था, या यूं कहें कि तीनों कठपुतलियों द्वारा देवांश पर डाला गया तलवार दांव का दबाव नगण्य था। इसलिए वास्तव में वो जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहा था वो अगली परीक्षा थी, जो इस अंश का गहरा अर्थ भी है।
शायद यही वो जगह है जिसके कारण उनके दिल में अचानक से दबाव महसूस होने लगा। देवांश इंतजार करती रही, साथ ही बाहर देखती रही और दूसरे रास्तों की स्थिति का अवलोकन करती रही। विभिन्न टीमों में से वो मार्ग के मध्य बिंदु पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। ये लियू, रान क्यूई, डी यी यून और अन्य की टीमें, कुल मिलाकर 5 टीमें ने भी शुरुआत में ही अपनी आगे बढ़ने की गति तेज कर दी। और दूसरी ओर ब्लैक क्लाउड अकादमी के गलियारे में एक अचानक उभरती हुई आकृति लगातार आगे बढ़ रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि अक्ष थी। ये लियू और अन्य 5 टीमों की संयुक्त प्रगति की तुलना में अकेले आगे बढ़ रहा ये अक्ष कुछ हद तक लापरवाह प्रतीत हो रहा था। ब्लैक क्लाउड एकेडमी टीम का मार्ग बॉडी कल्टिवेशन पपेट पैसेज मूल रूप से अल्केमी पैसेज को छोड़कर सभी मार्गों में सबसे कठिन था। इसके अलावा जैसे जैसे प्रत्येक चरण आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे संपर्क बिंदु बढ़ते गए, जिससे कठिनाई भी बढ़ती गई। फिर भी अक्ष नाम का ये व्यक्ति बल के विरुद्ध बल का प्रयोग करते हुए बांस को तोड़ने की तरह लगातार आगे बढ़ता रहा। हरे रंग के शल्कों से ढकी उसकी भुजाएं भयंकर हवाओं से घिरी हुई थी। जब उसके नुकीले पंजे बाहर निकले तो ऐसा लगा मानो शून्यता की हवा सब कुछ चीरती हुई निकल गई हो। कठपुतलियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ते हुए, आग की लपटों को पार करते हुए, बिजली का सामना करते हुए, हिंसक हवाओं और खून के सागरों को चीरते हुए, ये अक्ष नाम का व्यक्ति वास्तव में बिना रुके पूरे रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। हालांकि उसकी साधना का स्तर ये लियू और अन्य लोगों जितना उच्च नहीं था, फिर भी उसकी आगे बढ़ने की गति उनसे थोड़ी अधिक थी। महज 5 मिनट बाद अक्ष मार्ग के आधे रास्ते तक पहुंच चुकी थी। देवांश की तरह ही 3 कठपुतलियां अचानक अक्ष के सामने प्रकट हो गई। इसी प्रकार 5 तत्वों के गुणों और स्वर्ग और पृथ्वी की 4 शक्तियों को नियंत्रित करने वाली तीनों कठपुतलियों के पास आश्चर्यजनक शक्ति थी। हालांकि देवांश की धारणा उन पर हावी हो गई, लेकिन उसने भौहें चढ़ाई और साथ ही एक कड़वी हंसी भी हंसी। उनकी धारणा में यद्यपि ये तीनों कठपुतलियां उन तीनों के समान प्रतीत होती थी जिनसे उन्होंने लड़ाई की थी, वास्तविकता में वे एक स्तर कमजोर थी। शरीर साधना मार्ग में इन तीनों कठपुतलियों की आभा केवल अद्वितीय 9,994 दावों के स्तर तक ही पहुंची। विभिन्न संवर्धनों के बावजूद वे केवल पियरलेस 9,995 दावों स्तर पर मानव शरीर साधना करने वाले मार्शल आर्टिस्ट के समकक्ष स्तर तक ही पहुंच पाए। इस बच्चे को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देवांश ने एक नजर डाली और हल्के से सिर हिलाया। अक्ष की साधना का स्तर मुश्किल से मार्शल दाव ग्रेट पावर स्तर पर था, लेकिन उनकी ताकत इससे कहीं अधिक है, विशेषकर चूंकि उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी दूसरी मार्शल सोल जागृति प्राप्त कर ली थी। इसलिए उनकी युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से असाधारण थी। और सीनियर यून युआन और सीनियर हुई वुशी की ब्लड क्लाउड सेंट पिल के बारे में भी उन्हें जानकारी थी। स्तर के संदर्भ में ब्लड क्लाउड सेंट पिल पौराणिक स्तर की मार्शल दाव सेंट पिल के बराबर मानी जा सकती है। संपूर्ण ब्लैक क्लाउड अकादमी में शायद केवल सीनियर लुओ की मार्शल दाव सेंट पिल ही ब्लड क्लाउड सेंट पिल से अधिक शक्तिशाली हो सकती है। इसलिए अक्ष की दूसरी मार्शल सोल जागृति अत्यंत सफल रही होगी। इससे पहले भी देवांश अक्ष की मार्शल सोल और मार्शल सोल विधियों से आश्चर्यचकित हो चुका था। स्वाभाविक रूप से वर्तमान अक्ष की मार्शल सोल अधिक शक्तिशाली है और इससे प्राप्त होने वाली युद्ध शक्ति भी अधिक भयावह है। अगर अक्ष अपनी पूरी ताकत लगा दे तो वो इन तीनों कठपुतलियों को हराने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन ये निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। आशा के अनुसार कुछ ही मिनटों बाद अक्ष और तीनों कठपुतलियों के बीच की लड़ाई लगभग चरम पर पहुंच गई थी। अक्ष की ताकत से वो तीनों कठपुतलियों का कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन उसके शल्कों से ढके हाथ पंजे में बदल गए और उसने प्रहार किया। और शून्यता की हवा इतनी भयानक थी कि उसने तीनों कठपुतलियों पर कई गहरी दरारें जबरदस्ती बना दी।
हालांकि जैसे ही तीनों कठपुतलियों ने पियरलेस फाउंडेशन पिल का सेवन किया, अक्ष तुरंत नुकसान में आ गई और यहां तक कि थोड़ा प्रतिरोध करने में भी असमर्थ हो गई। और पियरलेस फाउंडेशन पिल के प्रभाव से तीनों कठपुतलियों का स्तर बढ़कर पियरलेस 9996 दाव हो गया। क्लैंग। ठीक इसी क्षण काले प्रकाश की एक तलवार तेजी से गुजरी। तलवार गिरते ही तीनों कठपुतलियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। अप्रत्याशित रूप से लड़ाई पल भर में समाप्त हो गई। छोटे भाई अक्ष, क्या आप ठीक है? मुरली ने धीरे से पूछा। पहल करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मुरली ही था। मुरली की साधना का स्तर अद्वितीय 9994 दाव होने के कारण उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से भयावह थी और वो आसानी से इन तीनों कठपुतलियों को पल भर में मार सकता था। रसायन शास्त्र के मार्ग से देवांश ने अपनी निगाहें हटा ली। फिर उनकी नजर रान क्यूई, ये लियू और अन्य लोगों की ओर मुड़ गई। दोनों टीमों ने भी अपने अपने मार्गों के आधे रास्ते पर पहुंच गई थी। तीन कठपुतलियां अचानक प्रकट हुई और जैसा कि उम्मीद थी, ठीक वैसे ही जैसे देवांश ने अनुमान लगाया था, तीनों कठपुतलियों का स्तर एक बार फिर एक पायदान कमजोर हो गया था। उन दोनों के मार्ग में शरीर साधना कठपुतलियों का स्तर केवल अद्वितीय 9993 दावों के स्तर तक ही पहुंचा। 5 तत्वों के गुणों और स्वर्ग और पृथ्वी की 4 शक्तियों को शामिल करने के बावजूद वे केवल अद्वितीय 9994 दावों के स्तर तक ही पहुंच पाए। जिन 3 लोगों से देवांश का सामना हुआ था, उनकी तुलना में वे ठीक 2 स्तर कमजोर थे और ब्लैक क्लाउड अकादमी की टीम के प्रदर्शन की तुलना में भी वे एक पायदान कमजोर थे। वास्तव में रसायन शास्त्र का मार्ग सबसे कठिन है और शरीर साधना का मार्ग दूसरा सबसे कठिन है। ये लियू और रान क्यूई की साधना मूल रूप से पियरलेस 9990 दाव स्तर पर थी और जिन 3 कठपुतलियों का उन्हें सामना करना पड़ा, उनसे निपटना कहीं अधिक आसान था। दी यून और बाकी दोनों भी इसी तरह के थे। उनकी साधना मूल रूप से अद्वितीय 9991 दाव स्तर पर थी, जिससे ये काफी आसान हो गया था। लगभग 10 मिनट बाद पांचों टीमों की कठपुतलियां एक एक करके पराजित हो गई। इसके बाद 5 महान अकादमियों की टीमें, लिंग हांग की टीम, झांग नानफेंग की टीम, आओ यिनफेंग की टीम और अन्य कुल मिलाकर 8 टीमें थी, जो अभी तक मध्य बिंदु पर नहीं पहुंची थी। लगभग 10 मिनट बाद 8 टीमों में से गु फीफान की टीम सबसे पहले पहुंची और रास्ते में 3 कठपुतलियों से उनका सामना हुआ। और आधे घंटे बाद शेष 7 टीमें भी एक के बाद एक अपने अपने मार्गों के मध्य बिंदु पर पहुंच गई। 1 घंटे बाद गु फीफान और स्काई वॉल्ट अकादमी के कुलीन शिष्यों के संयुक्त प्रयासों से उन्होंने इन तीनों कठपुतलियों का कत्लेआम कर दिया। इसके बाद 4 महान अकादमियों की टीमें थी। इसके बाद लिंग हांग और आओ यिनफेंग की 2 टीमें आई। एक लंबे और कठिन युद्ध के बाद लिंग हुंग ने लगातार 3 तीर चलाए, जिससे तीनों कठपुतलियों के शरीर बुरी तरह से घायल हो गए। एक भीषण संघर्ष के बाद टीम के संयुक्त प्रयासों से आओ यिनफेंग ने बुरी तरह घायल हुए तीनों कठपुतलियों को परास्त कर दिया। झांग नानफेंग की टीम 15 टीमों में सबसे कमजोर थी। हालांकि उन्होंने जो स्वॉर्ड दांव पैसेज चुना, वो सबसे कमजोर और सबसे आसान भी था। उन 15 टीमों में से उनकी टीम तीनों कठपुतलियों को हराने वाली आखिरी टीम थी। अध्याय 1765। अब सभी 15 टीमें मार्ग के मध्य भाग तक पहुंच चुकी थी और दोनों टीमों की प्रगति रुक गई थी। जाहिर है, प्रत्येक टीम के नेताओं ने आगे आने वाली पाबंदी को भांप लिया था, जिससे आगे बढ़ने पर रोक लग गई। फिलहाल हर टीम को सिर्फ इंतजार करना था। व्यर्थ प्रतीक्षा करते हुए देवांश ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ ही देर में उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि किसी की तीखी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी हुई है। थोड़ा संदेह के साथ देवांश ने निगाहों का पीछा किया और पाया कि रान क्यूई, ये लियू, डी यी यून, हुआ रुओलियान और अन्य सभी उसे घूर रहे थे।
क्या हुआ? देवांश ने हल्के से पूछा। हालांकि सभी लोग अपने अपने मार्ग पर थे। मार्ग पारदर्शी थे, जिससे उनकी निगाहों या बातचीत में कोई बाधा नहीं आ रही थी। देवांश, तुम्हें वाकई कुछ हुनर है, रान क्यूई ने ताना मारा। इतना सारा कुड़ाकचरा साथ लेकर भी आप सबसे तेज गति से मार्ग के मध्य भाग तक पहुंचने में कामयाब रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मुझसे भी तेज थे, रान क्यूई ने उपहास किया। लेकिन उसके लहजे में देवांश के पीछे खड़े लगभग 1 दर्जन प्रतिभाशाली छात्रों के प्रति तिरस्कार का भाव नहीं था, बल्कि ये तो केवल एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा कमजोर व्यक्तियों के प्रति दिखाई गई अवमानना थी। इस युद्ध के दीवाने की नजर में शायद ताकतवर और कमजोर के बीच ही फर्क था। देवांश के पीछे खड़े लगभग 1 दर्जन प्रतिभाशाली छात्रों ने यह सुना, मुंह फुलाया। उनके चेहरे थोड़े उदास हो गए, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। देवांश ने कंधे उचका दिए और कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि वो ये भी जानता था कि रांची की बातें सच थी। खुद को छोड़कर उनकी टीम लगभग सबसे कमजोर टीम थी। ब्लैक क्लाउड एकेडमी की टीम स्वाभाविक रूप से मजबूत थी, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं थी। 5 महान अकादमियों की टीमों की बात करें तो उदाहरण के तौर पर स्वर्गीय खजाना अकादमी को लें, तो प्राचीन सम्राट की गुफा हवेली में आने वाले सभी लोग अकादमी के सबसे उत्कृष्ट कुलीन शिष्य थे, कम से कम वरिष्ठों के प्रत्यक्ष शिष्य थे। इसके अलावा वे उस गुरु के कुछ प्रत्यक्ष शिष्यों में सबसे उत्कृष्ट थे। इसलिए 5 महान अकादमियों की टीमों में साथ आए शिष्य भी सामान्य प्रथम श्रेणी के बल प्रतिभाओं की तुलना में थोड़े अधिक मजबूत थे। अकादमी के शिष्यों के बीच मौन समन्वय के साथ उनकी प्रदर्शित शक्ति और भी अधिक हो सकती है। अन्य नेताओं की टीमों की बात करें तो मूल रूप से प्राचीन सम्राट की गुफा में प्रवेश करने से पहले जब विभिन्न प्रतिभाशाली लोगों ने अनुयायियों का चयन किया, तो उनमें से लगभग आधे लोग देवांश के पीछे खड़े थे। लेकिन गु फीफान के शब्दों के साथ गुफा हवेली के भीतर अवसर सीमित है। अगर हर कोई उसका अनुसरण करता है, तो वास्तव में कितने लोगों को अवसर मिलेगा? अधिकांश प्रतिभाशाली बच्चे लगभग पूरी तरह से चले गए। जी हां, मध्य क्षेत्र में जुड़वा तारों का नाम सचमुच गूंज उठा था। ट्विन स्टार्स के दूसरे आधे हिस्से का अनुसरण करते हुए तलवारबाजी के इस धुरंधर देवांश की स्थिति वास्तव में अधिक सुरक्षित थी। लेकिन जब उन्हें अवसर मिलते हैं, तो उन्हें उनसे कौन छीन सकता है? वे स्वयं कौन से अवसर प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए अधिक मेहनत करने वाले और आत्मविश्वास से भरे वे सभी प्रतिभाशाली लोग एक एक करके चले गए। थोड़े कमजोर नेता का अनुसरण करना अधिक खतरनाक हो सकता है, लेकिन अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की संभावना अधिक थी। लिंग हांग के पक्ष के लिए तो ये बात और भी अधिक सच थी। हालांकि लिंग हांग एक नेता था, लेकिन वो 15 नेताओं में लगभग सबसे कमजोर था। इस प्रकार प्रतिभाशाली सैन्य प्रतिभाओं के सबसे शक्तिशाली समूह ने उनका अनुसरण करना चुना। उनके विचार में शायद लिंग हांग का अनुसरण करने से अवसरों को हासिल करना आसान हो जाएगा, इसके बजाय कि सभी महत्वपूर्ण अवसर नेता द्वारा ही हथिया लिए जाएं। इसलिए लिंग हांग की टीम भले ही देखने में लिंग हांग के रूप में एक कमजोर नेता लग रही हो, वास्तव में एक मजबूत गठबंधन थी। इसके विपरीत देवांश के बाद आने वाले लगभग 1 दर्जन प्रतिभाशाली लोग मूल रूप से प्रथम श्रेणी के प्रतिभाशाली लोगों के सबसे कमजोर समूह में से थे। उन्हें अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा नहीं था और स्वाभाविक रूप से उन्होंने देवांश का अनुसरण करना बेहतर समझा। और स्वाभाविक रूप से देवांश के नेतृत्व वाली टीम 15 टीमों में लगभग सबसे कमजोर थी। हालांकि देवांश की टीम झांग नानफेंग की टीम से थोड़ी अधिक मजबूत थी। झांग नानफेंग, कहने की जरूरत नहीं है, वो लिंग हांग से भी कमजोर था। हालांकि वो यहां सबसे छोटा था, इसलिए उसके बारे में ज्यादा कुछ कहने को नहीं था। कुछ मिनट बाद वे 15 अंश अचानक एक दूसरे पर चढ़ने और खिसकने लगे। हालांकि
अंततः ये अंश पूरी तरह से आपस में नहीं मिले। इसके बजाय प्रत्येक अंश लगभग 10 गुना बढ़ गया। पूरी गुफानुमा हवेली पहले से ही अविश्वसनीय रूप से विशाल थी। प्रत्येक मार्ग को अब 10 गुना बढ़ा दिए जाने के बावजूद भी वे गुफानुमा हवेली के क्षेत्र के केवल एक कोने में ही स्थित थे। 15 अंशों पर लगे प्रतिबंध आपस में विलय हो गए हैं। विभिन्न नेताओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हां, मार्ग आपस में विलीन नहीं हुए थे, वे केवल चौड़े हो गए थे। लेकिन मार्गों पर लागू विभिन्न परीक्षण प्रतिबंध आपस में विलीन हो गए थे। दूसरे शब्दों में, अब प्रत्येक अंश में सभी टीमों द्वारा लगाए गए परीक्षण संबंधी प्रतिबंध शामिल थे। एक ही अनुच्छेद में एकत्रित 15 विभिन्न परीक्षण प्रतिबंध, और उसी समय 15 नेताओं के हथियारों पर गुफा महल की पाबंदियां एक बार फिर से स्पष्ट रूप से चमक उठीं। इससे संकेत मिलता है कि मुकदमा फिर से शुरू हो गया है। वूश, वूश, वूश। हर बार आगे बढ़ने पर प्रकाश की एक लहर प्रकट हुई, जिससे और भी भयंकर बिजली, गहरा रक्त रंग और भी तेज हवाएं दिखाई देने लगी। प्रतिबंधों की शक्ति के तहत शरीर साधना की कठपुतलियां एक के बाद एक अचानक प्रकट होने लगी। उनकी संख्या को देखते हुए संभवतः उनकी संख्या कम से कम 1 दर्जन ही रही होगी। हालांकि इन 15 टीमों में से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन 15 नेताओं की पुतलियां सिकुड़ गई, क्योंकि वे गलियारों की गहराई में घूर रहे थे। वहां भयावह विशालकाय आकृतियां प्रकट हुई। भयानक जानवर, ये तो भयानक जानवर है, ये बहुत बुरा है, सबने घबराकर कहा। कम से कम सर्वोच्च संत संप्रभु क्षेत्र की आभा और उससे ऊपर मार्शल दाओं की महान शक्ति वाले राक्षसी जानवरों की कमी नहीं, और यहां तक कि अद्वितीय राक्षसी जानवर भी। पूरा मार्ग 10 गुना बढ़ गया था, और सामने की ओर बिजली और तेज हवाओं के बीच घनी आबादी वाले विशालकाय जानवर मौजूद थे, जो देखने में क्रूर और भयावह लग रहे थे। उनकी घनत्व संभवतः किसी विशाल ज्वार से कम नहीं थी। दहाड़, एक जानवर की दहाड़ के साथ असंख्य विशालकाय जानवर अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। ये अच्छा नहीं है, जल्दी पीछे हटो, एक विलक्षण प्रतिभा वाले छात्र ने घबराकर चिल्लाया। ये मार्ग के भीतर था, हालांकि ये विशाल था, लेकिन इतने घनी आबादी वाले राक्षसी जानवरों के हमले के तहत टीम द्वारा मोर्चे को अवरुद्ध करने के बावजूद ये सीधे तौर पर जानवरों के ज्वार के हमले का सामना करने से अलग नहीं था। बेवकूफ, एक अन्य प्रतिभाशाली छात्र ने घबराकर कहा। रास्ता केवल आगे बढ़ने से ही पार किया जा सकता है। पीछे हटना सीधे हार मानकर प्राचीन सम्राट की गुफा को छोड़ने से भी बदतर है। हां, उस मार्ग को केवल आगे बढ़कर ही पार किया जा सकता था। यदि 15 टीमों को उस मार्ग से गुजरकर गुफा के भीतरी हिस्से तक पहुंचना था, तो वे केवल आगे ही बढ़ सकते थे। लेकिन ऐसा करने का मतलब था हर रास्ते पर अनगिनत खूंखार राक्षसी जानवरों का सामना करना। तो बात ऐसी है, देवांश ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वास्तव में जिस चीज ने मुझे दबाव महसूस कराया, वो यही थी। ये लंबी यात्रा का केवल आधा पड़ाव था। दूसरे शब्दों में कहें तो मार्ग के अंत तक पहुंचने के लिए शेष आधी दूरी तक सभी को इन कठपुतलियों और राक्षसी जानवरों के बीच से होकर तेजी से गुजरना पड़ा। यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। युवा मास्टर देवांश, गुलियांग सिंह ने देवांश की ओर देखते हुए भौहें चढ़ा दी। इतने घने रूप से घिरे हुए भयानक जानवरों और उन शक्तिशाली शरीर संवर्धन कठपुतलियों के बीच से हम कैसे निकल पाएंगे? उनकी राय में देवांश के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि सभी लोग एक साथ पास हो, लगभग असंभव था। आखिरकार देवांश तो सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसके पास सिर्फ 2 हाथ थे। वो इन भयानक जानवरों की घनी सेना और उन परेशानी पैदा करने वाली शक्तिशाली कठपुतलियों के बीच सबकी रक्षा कैसे कर सकता था? मेरे पीछे पीछे चलो और तुम आगे बढ़ जाओगे, देवांश ने हल्के से कहा। उसके चेहरे पर लड़ने का जज्बा फिर से उभर आया।
कदम। देवांश के पैर तुरंत चलने लगे और हजारों की संख्या में घनी आबादी वाले उन विशालकाय जानवरों ने पहले ही अपना हमला शुरू कर दिया था। दर्जनों कठपुतलियों ने भी एक साथ हमला किया। उन 15 रास्तों पर पहुंचते ही 15 टीमें तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गई। अध्याय 1766। विभिन्न चैनल पहले से ही विशाल और विस्तृत थे। अब 10 गुना वृद्धि के साथ उनका पैमाना आश्चर्यजनक था और असंख्य घने राक्षसी जानवर हर मार्ग में भरे हुए थे, जो उनकी गहराई तक फैले हुए थे। प्रत्येक टीम की वर्तमान स्थिति चैनलों के ठीक बीच में थी। इसका मतलब यह था कि यदि उन्हें नहरों के अंत तक पहुंचना था, तो उन्हें आधी दूरी तय करनी पड़ती थी, जो राक्षसी जानवरों से भरी हुई थी। क्लैंग। अल्केमी चैनल की ओर से देवांश ने तलवार से वार किया। जैसे ही तलवार निकली, 1 दर्जन से अधिक बैंगनी रंग के बिजली के ड्रैगन उग्रता से बाहर निकल आए। तलवार का ये प्रहार उसकी पूरी शक्ति का प्रदर्शन था। भयंकर रूप से हमला करते कठपुतलियों और राक्षसी जानवरों की विशाल गति को 1 दर्जन से अधिक बैंगनी बिजली ड्रैगन तलवार की ऊर्जा ने तुरंत रोक दिया। पास ही रहो, देवांश ने कहा और आगे बढ़ने लगी। गुल यानक सिंह, गोंगसुन होवू और 1 दर्जन से अधिक स्वर्गीय गौरव के लोग तेजी से उनके पीछे पीछे चले गए और देवांश से 10 मीटर की दूरी बनाए रखी। क्लैंग। देवांश ने आगे का रास्ता साफ किया और तलवार से वार करने लगा। जहां भी उसकी तलवार जाती थी, वहां कोई भी शत्रु एक भी वार झेल नहीं पाता था। भले ही अनगिनत राक्षसी जानवर और दर्जनों कठपुतलियां आगे का रास्ता रोक दे, वे उसके कदमों को जरा भी नहीं रोक सकती। हालांकि असंख्य राक्षसी जीव बहुत ही घने और निर्धन थे और आसपास से आने वाली विभिन्न प्रतिबंधात्मक ऊर्जाओं ने भी लगातार हमला किया, जिससे चैनलों के आसपास का क्षेत्र तुरंत भर गया। देवांश ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपनी उंगलियों को थोड़ा सा हिलाया। तलवार की ऊर्जा की लकीरों ने आसपास के वातावरण को ढक लिया, जिससे तलवार का जाल बन गया। देवांश के नेतृत्व में वो सबसे शक्तिशाली राक्षसी जानवरों और शरीर साधना करने वाली कठपुतलियों से निपट रहा था। वास्तव में गुलियानक सिंह और आसपास के अन्य लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहे राक्षसी जानवर और प्रतिबंधात्मक आभाएं बहुत शक्तिशाली नहीं थी। तलवार की ऊर्जा ही सबकी रक्षा के लिए काफी थी। फुफकार। एक तरफ एक राक्षसी जानवर ने तलवार के जाल से होकर निकलने की कोशिश की और परिणाम स्वरूप बैंगनी बिजली की तलवार की ऊर्जा के नीचे वो तुरंत क्षतविक्षत हो गया। एक उच्च श्रेणी के संत कलाकृति की शक्ति को कम कैसे आंका जा सकता है? अद्वितीय स्तर से नीचे की मुक्त हुई तलवार की ऊर्जा का प्रतिरोध नहीं किया जा सकता था। अद्वितीय स्तर से ऊपर भी साधारण लोग इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते थे, जब तक देवांश सबसे शक्तिशाली शरीर साधना करने वाली कठपुतलियों और सबसे आगे मौजूद उन अद्वितीय राक्षसी जानवरों को रोक सकता है। तब तक सभी के लिए चैनल से सुरक्षित रूप से गुजरना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। देवांश की टीम को कोई बड़ी समस्या नहीं हुई, लेकिन अन्य टीमें इतनी निश्चिंत नहीं थी। आखिरकार हर किसी के पास सर्वोच्च श्रेणी की संत कलाकृति नहीं होती। इसके अलावा पर्पल लाइटनिंग सेंट आर्टिफैक्ट जैसा तलवारनुमा दिव्य हथियार भी मौजूद है। अन्य टीमें जलमार्गों की गहराई की ओर बढ़ी, लेकिन जल्द ही वे घने राक्षसी जानवरों से घिर गई और हमले का नेतृत्व करने वाली दर्जनों शरीर निर्माण करने वाली कठपुतलियां तो और भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। ब्लैक क्लाउड एकेडमी की टीम को कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि उनके पास मुरली और अक्ष जैसे 2 मजबूत खिलाड़ी थे। ये लियू की टीम भी थोड़ी अधिक निश्चिंत थी, क्योंकि उनके साथ है यू और जू बाई नामक 2 युवा हवेली मालिक भी थे। लेकिन इसके अलावा लगभग बाकी सभी टीमें एक कड़े संघर्ष में लगी हुई थी। इसमें डी यून, हुआ रुओलियान और चांगसुन चिली की टीमों के साथ साथ रान क्यूई की टीम भी शामिल थी। धिक्कार है, इतने सारे लोगों के साथ
हम इस चैनल से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। रान क्यूई ने गुस्से में कहा। दी युन ने अपने पीछे खड़े दिव्य अभिमान की ओर मुड़कर देखा और कहा, अगर मैं बाद में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका तो तुरंत हार मान लो और गुफा महल छोड़ दो। दी यून एक दानव शिकारी थी। वो अपने पीछे के दिव्य गौरव को राक्षसी जानवरों के पेट में दफन होते हुए नहीं देखना चाहता था। हालांकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, और अगर वो सचमुच ऐसा नहीं कर सका तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। कीमियागरी चैनल की ओर देवांश अकेले ही दर्जनों शरीर साधना करने वाली कठपुतलियों और सबसे शक्तिशाली अद्वितीय राक्षसी जानवरों का सामना कर रही थी। वो इसे बड़ी आसानी से संभालता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसके हाथ में केवल एक ही तलवार थी। भला वो चारों दिशाओं से हो रहे इतने भीषण हमलों का सामना कैसे कर पाता? क्लैंग, 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 एक के बाद एक भयंकर हमले होते रहे, और देवांश ने अपनी तलवार से एक एक करके उन हमलों को रोका। उसके हाथ में बैंगनी बिजली की दिव्य तलवार थी। तलवार की परछाई उसके ठीक सामने 3 फीट के दायरे में दिखाई दे रही थी। हमले कितने भी तीव्र क्यों न हो, जब तक देवांश की तलवार काफी तेज थी, वो उन्हें एक एक करके रोक सकता था। लेकिन अंततः कुछ चूक हो ही जाती है। आखिरकार उसके पास केवल एक हाथ और एक तलवार ही थी। बूम! देवांश ने तलवार के एक ही वार से एक कठपुतली को हवा में उड़ा दिया, और दूसरे वार से उसने सामने मौजूद शेष कठपुतलियों और अद्वितीय राक्षसी जानवरों को पीछे धकेल दिया। हालांकि एक कठपुतली ऐसी भी थी जो पल भर में उसकी तलवार की धार को पार कर गई, और उसका कठोर लोहे का हाथ सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। देवांश ने अभी अभी तलवार से लगातार 2 वार किए थे, और उसके पास बचाव के लिए अपनी तलवार वापस खींचने का समय नहीं था। फुफकार! अंततः कठपुतली की मुट्ठी उसके सीने पर जा लगी। देवांश कराह उठा। उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद टपक उठी। इस समय कठपुतली का हमला रुका नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी को हाथ में बदल लिया और सीधे देवांश के दिल को पकड़ने का इरादा किया। दफा हो जाओ! देवांश ने बड़ी मुश्किल से अपनी तलवार वापस खींची और उसने तलवार से वार किया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ कठपुतली बुरी तरह से उड़ गई। लेकिन यही क्षण कठपुतली के लिए अपनी छाती पर कई भयानक घाव करने के लिए काफी था। अगर अभी अभी तलवार का वार थोड़ा धीमा होता तो वो कठपुतली उसके नाजुक शरीर को बुरी तरह घायल करने के लिए काफी होती। युवा मास्टर देवांश, छोटा चोर, बगल में खड़े गुलियानक सिंह और गोंगसुन हुवू देवांश की छाती पर लगभग चौंका देने वाले घावों को देखकर विस्मय से भर उठे। मुझे परेशान मत करो, देवांश ने उदासीनता से जवाब दिया, और अपने हाथ में बैंगनी बिजली को बेहद कसकर पकड़ रखा था। उसकी ठंडी निगाहें आसपास मौजूद शरीर निर्माण करने वाली कठपुतलियों और राक्षसी जानवरों पर घूम गई। स्वाभाविक रूप से वो केवल सरसरी नजर नहीं रख रहा था। उसकी आंखों का उद्देश्य समग्र स्थिति का जायजा लेना था। इस तरह के स्कैन की मदद से वो प्रत्येक कठपुतली और अद्वितीय राक्षसी जानवर के हमले की दिशा का पता लगा सकता था, और ये भी जान सकता था कि अपनी तलवार से बचाव कैसे करना है। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग! आश्चर्यजनक खड़खड़ाहट की आवाजें लगातार आ रही थी। देवांश ने समूह का नेतृत्व किया और जोरदार तरीके से आगे बढ़ी, लेकिन नतीजा धमाका! एक और कठपुतली ने उसकी तलवार की धार को पार कर हमला कर दिया। स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी। केवल एक हाथ और एक तलवार के साथ वो दर्जनों कठपुतलियों और दर्जनों अद्वितीय राक्षसी जानवरों के सभी हमलों को कैसे रोक सकता था? बूम! शरीर को संवारने वाली कठपुतली की भयानक अपार शक्ति ने देवांश को बुरी तरह से प्रभावित किया। पफ! इस बार देवांश ने मुंह भरकर खून से सना बलगम थूक दिया। हालांकि वो शरीर को मजबूत बनाने में माहिर मार्शल आर्टिस्ट भी थे, लेकिन उनकी वर्तमान शारीरिक क्षमता इस स्तर की लड़ाई का सामना करने के लिए
अपर्याप्त थी। फुफकार, उसके शरीर पर कई और भयानक घाव उभर आए, जिनसे खून तेजी से बह रहा था। युवा मास्टर देवांश, छोटा चोर, ये देखकर गुलियानक सिंह और दूसरी महिला ने अपने दांत पीस लिए। यद्यपि वे 18 महलों के युवा महल स्वामियों के स्तर पर भी दिव्य गौरव रखते थे, फिर भी वे 18 महलों में सबसे कमजोर 2 महल थे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि गुलियानक सिंह स्वभाव से कमजोर था और कुछ ही दिन पहले ठीक हुआ था, इसलिए उसने साधना में काफी समय बर्बाद किया था। गोंगसुन हुओवू मूल रूप से 18 महलों के स्वर्गीय गौरव में केवल मध्य रैंक में थी, और बाद में समय बर्बाद करने के बाद वो सीधे निचले रैंक में गिर गई। इसलिए इस समय वे दोनों देवांश की ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे। युवा स्वामी देवांश, आप खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, गुलियानक सिंह ने गहरी आवाज में कहा। अगर ये काम नहीं करता है तो हम हार मान सकते हैं। हां, गोंगसुन हुओवू ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, अगर सिर्फ आप ही होते तो आप आसानी से इस चैनल से गुजर सकते थे। हां, इस समय देवांश वाकई खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा था। अन्य टीमों में से कौन सी टीम कड़े संघर्ष में शामिल नहीं थी? देवांश की टीम खुद को छोड़कर लगभग सबसे कमजोर टीम थी, और अब उसे चैनल से गुजरने के लिए सभी की रक्षा करनी थी, जिससे निस्संदेह देवांश पर बहुत दबाव पड़ा। क्लैंग, 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 तलवारों की आवाज लगातार आ रही थी और तलवारों की परछाइयां दूर तक फैल रही थी। आगे से आ रहे हमलों को रोकने की पूरी कोशिश करते हुए देवांश ने भौहें चढ़ाकर सोचा, क्या ये अभी भी बहुत मुश्किल है? ठीक है, देवांश की आंखों में ठंडक छा गई। मैं इसे आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे करीब रहो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। आगे बढ़ते रहोगे? सब लोग स्तब्ध रह गए। देवांश ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन इस क्षण उसकी तलवार का रूप तुरंत बदल गया। अध्याय 1767। पहले, जब वो केवल 3 शरीर सुधारने वाली कठपुतलियों से लड़ रहा था, तो देवांश स्वाभाविक रूप से सहज था। चकमा देना हो या आगे बढ़ना, ये अविश्वसनीय रूप से आसान था। लेकिन अब दर्जनों कठपुतलियों के साथ साथ अनगिनत राक्षसों के साथ और आगे बढ़ते हुए सभी की रक्षा करनी होगी। उनकी वर्तमान तलवारबाजी की शक्ति के साथ ये स्पष्ट रूप से बेहद मुश्किल बल्कि असंभव था। हालांकि उन्होंने सबको हार मानने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा, हिम्मत मत हारो। पहले तो सब चौंक गए, लेकिन जल्दी ही उन्हें बात समझ आ गई। देवांश की तलवार बदल गई थी। मूल रूप से वहां केवल तलवार की छायाओं की परतें और उड़ती हुई तलवार की रोशनी थी। इस क्षण तलवार की परछाइयां केंद्रित होकर तलवार के शरीर पर एकत्रित होने लगी। तलवार की रोशनी भी अचानक एकल और सरल होने लगी, पहले की उन गहन तलवारबाजी तकनीकों की तुलना में जो देखने में बेहद आकर्षक थी। इस समय देवांश की तलवार एक साधारण प्रहार, एक वार मात्र रह गई थी। बूम बूम बूम, बैंग बैंग बैंग। तलवार का हर वार एक जोरदार धमाके के साथ होता था। तलवार की हर चोट एक धमाके के साथ होती थी, और हर धमाके के पीछे अनिवार्य रूप से शरीर को निखारने वाली एक कठपुतली को हवा में उड़ा दिया जाता था। हर धमाके के नीचे एक अद्वितीय राक्षस का विशाल शरीर अनिवार्य रूप से कटकर हवा में उड़ जाता था। ब्रेकिंग डॉन इन्फिनिट, ब्रेकिंग डॉन इन्फिनिट, ब्रेकिंग डॉन इन्फिनिट। देवांश मन ही मन बार बार बुदबुदा रहा था। हां, इस समय वो लगातार ब्रेकिंग डॉन इन्फिनिट का इस्तेमाल कर रहा था। ब्रेकिंग डॉन इन्फिनिट निस्संदेह एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक थी, और यह वर्तमान में उनकी सबसे शक्तिशाली तलवार दांव तकनीक थी। हालांकि यह तकनीक अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। इसके अलावा क्या होगा यदि यह तकनीक उसकी असली तलवारबाजी का रूप बन जाए? देवांश ये आजमाना चाहता था कि अगर ब्रेकिंग डॉन इन्फिनिट तलवार के शरीर के आसपास लगातार मंडराता रहे तो इसका क्या प्रभाव होगा। इस स्तर पर दबाव इतना अधिक था
कि उसे अपनी पूरी तलवारबाजी की शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और यह बेहद थकाऊ था, यहां तक कि किसी भी क्षण जानलेवा जोखिम भी पैदा कर सकता था। हालांकि आग पर काबू पाने की उसकी क्षमता की तुलना में जो अब उसकी असली ताकत थी, यह दबाव कुछ भी नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो वो अपनी तलवारबाजी की कला को बिना सोचे समझे उसकी चरम सीमा तक ले जा सकता था। अगर कोई दुर्घटना या हादसा भी हो जाए तो भी उसकी ताकत यहां के सभी खतरों को कुचलने के लिए काफी थी, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बहुत भयंकर, बहुत मजबूत। इस समय गुलियानक सिंह और गोंगसुन हुओवू सदमे से पूरी तरह व्याकुल थे। कितना कितना असामान्य। अब उन लगभग 1 दर्जन प्रतिभाशाली छात्रों को देवांश के शब्दों में संघर्ष करते रहने का अर्थ समझ में आ गया था। उनकी नजरों में इस समय वे पहले के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शरीर सुधारने वाले कठपुतले और अद्वितीय राक्षस लगातार हवा में उड़ रहे थे। शरीर को निखारने वाली ये कठपुतलियां और अद्वितीय राक्षस पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कठोर और मजबूत थे, जैसे लोहे के 2 टुकड़े। हवा में उड़ने वाला प्रत्येक जीव एक विशाल चट्टान की तरह होगा, जो अपने पीछे मौजूद राक्षसों को भी एक के बाद एक हवा में उड़ा देगा। अब ऐसा कम लग रहा था कि देवांश की तलवार काट-छांट कर रही थी, बल्कि ऐसा ज्यादा लग रहा था जैसे वो सिर्फ प्रहार कर रही हो। एक के बाद एक राक्षस, एक के बाद एक कठपुतली लगातार दूर धकेले जा रहे थे और रास्ते में कई राक्षसों से टकराते जा रहे थे। इस समय देवांश लगभग पूरी ताकत से इस रसायन शास्त्र के मार्ग को पार कर रहा था, पूरी तरह से रास्ता साफ करते हुए। बूम बूम बूम, देवांश लगातार अपनी तलवार से वार करता रहा और कुछ ही समय में वो सबको लगभग 1/3 दूरी तक आगे ले जा चुका था। देवांश प्रयोग कर रहा था, अपनी तलवारबाजी की कला के स्तर को चरम सीमा तक ले जा रहा था। ब्रेकिंग डॉन इन्फिनिट तकनीक के सक्रियण और निष्क्रियण के बीच का अंतराल उत्तरोत्तर कम होता गया और ये अधिक निरंतर होता गया। सामान्य तौर पर उसका ब्रेकिंग डॉन इन्फिनिट इन शरीर को परिष्कृत करने वाली कठपुतलियों और अद्वितीय राक्षसों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त होता। हालांकि जब भी वो अपनी तलवार से वार करता था तो वो अपनी तलवार की ताकत का केवल 90% ही इस्तेमाल करता था और 10% तलवार के शरीर पर बचाकर रखता था। इसलिए ये कठपुतलियां और राक्षस बस बुरी तरह से उड़ गए। तलवार के शरीर पर मौजूद 10% तलवार बल का उपयोग उसने ब्रेकिंग डॉन इन्फिनिट तकनीक को तुरंत एकत्रित करने के लिए किया। इस समय वो न केवल अपने तलवारबाजी के स्तर को निखार रहा था, बल्कि ब्रेकिंग डॉन इन्फिनिट तकनीक को भी परिष्कृत कर रहा था। यदि वो कुछ हासिल कर सके और उसकी शक्ति को और बढ़ा सके तो स्वाभाविक रूप से यही सबसे अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त वो मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ये भी आजमाना चाहता था कि क्या सुप्रीम स्वॉर्ड आर्ट की तलवार की ऊर्जा ब्रेकिंग डॉन इन्फिनिट के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो सकती है। यही उनका वर्तमान लक्ष्य था। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब से देवांश ने इन कठपुतलियों और राक्षसों को भगाना शुरू किया, तब से ये कीमियाई मार्ग समूह की प्रगति में बाधा डालने में असमर्थ हो गया। आधे घंटे से कुछ अधिक समय में ही सभी लोग अंतिम छोर तक पहुंच चुके थे। देवांश ने गहरी सांस ली। आप लोग पहले गलियारे से बाहर निकल जाइए। ठीक है। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। ये 15 अंश लंबाई में समान थे और इनके अंत बिंदु भी समान थे, और उन 15 अंशों के अंत अब एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से जुड़े हुए और विलीन हो गए थे। दूसरे शब्दों में, गलियारों के अंत से परे वो स्थान था जहां विभिन्न टीमें फिर से एकत्रित होंगी। वूश, वूश, वूश। सभी लोग झटपट रसायन शास्त्र के मार्ग से बाहर निकल गए। तोड़ो, देवांश दहाड़ा, अपनी तलवार से वार किया और दोनों ओर खड़े राक्षसों और कठपुतलियों को उड़ा दिया। उसकी आकृति एक पल में ही चमक उठी
और वो गलियारे से बाहर निकल गया। गर्जन, क्रोध और रक्त पिपासा से भरी राक्षसों की दहाड़े, लेकिन वे स्पष्ट रूप से प्राचीन सम्राट की गुफा के भीतर मौजूद प्रतिबंधों द्वारा नियंत्रित थे। इसलिए वे इस मार्ग को छोड़ ही नहीं सकते थे। एक एक करके खूंखार राक्षस गलियारे के बाहर खड़े लोगों को ठंडी निगाहों से घूरने लगे। इतने सारे खूंखार जानवरों की निगाहों से घिरे होने के कारण हर कोई कांपने लगा। जहां तक देवांश की बात है, उसे कोई परवाह नहीं थी और वो जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया। इस समय उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। स्पष्ट है कि इस बिंदु तक सभी को सुरक्षित रखना आसान नहीं था। अपना रास्ता बनाते हुए देवांश की ब्रेकिंग डॉन इन्फिनिट कभी नहीं रुकी थी और उसने अपने शरीर के भीतर की आधी से अधिक मौलिक शक्ति का लगभग उपभोग कर लिया था। उसकी विशाल छोटी दुनिया और ची झरने के साथ, जो उसकी मौलिक शक्ति के आधे से अधिक हिस्से का उपभोग करता है, कोई कल्पना कर सकता है कि वह कितनी विशाल अवधारणा थी। छोटे चोर, क्या तुम ठीक हो? गोंगसुन हुओवू ने घबराकर पूछा। देवांश ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मौलिक शक्ति का बहुत अधिक उपभोग हुआ है। आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। जब देवांश बोल रहा था, तभी उसने गोलियों का एक बड़ा ढेर निगल लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। रसायन विद्या के मार्ग की ओर देवांश और उसका समूह पहले ही मार्ग से बाहर निकल चुका था, लेकिन अन्य रास्तों पर भयंकर युद्ध जारी रहे। ब्लैक क्लाउड एकेडमी की टीम की ओर से मुरली टूटे हुए बांस की तरह अविश्वसनीय रूप से आसानी से आगे बढ़ता गया। जहां तक अक्ष की बात है, उसने अकादमी टीम की रक्षा करते हुए आसपास के कमजोर राक्षसों और कठपुतलियों का सामना किया। उन दोनों के साथ मिलकर काम करने से, हालांकि वे देवांश की जबरदस्त गति का मुकाबला नहीं कर सके, फिर भी ये माना जा सकता है कि उन्होंने सुचारू रूप से प्रगति की है। लगभग आधे घंटे में ही समूह सफलतापूर्वक उस मार्ग से बाहर निकल गया। विभिन्न रास्तों के बाहर अब अलग अलग क्षेत्र नहीं रह गए थे। छोटे भाई देवांश, चिंगलिन ने देवांश को पालथी मारकर पीले चेहरे के साथ बैठे देखा और झट से उसकी ओर मुड़ गई। क्या आपको गंभीर चोट लगी है? अक्ष ने देवांश की छाती पर कई भयंकर घाव देखे और तुरंत दोबारा पूछा, आप क्या सोचते हैं? देवांश ने अपनी आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान दी। क्या तुम्हें अब भी मेरी क्षमता का अंदाजा नहीं है? ये तो सिर्फ ऊपरी चोटें हैं। देवांश ने अक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा। बिल्कुल ठीक है, ये बुरी बात नहीं है। देवांश खड़ी हुई, उसने अक्ष के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत दिनों बाद मिले, तुमने वाकई बहुत तरक्की की है। बिल्कुल, अक्ष ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। तभी बगल में खड़ी गोंगसुन हुओवू ने मुंह फुला लिया। उसका चेहरा बेरुखा लग रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मुरली अभी अभी सफेद रोशनी से लबालब होकर तलवार चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। वो निश्चित रूप से पौराणिक तलवार सम्राट का मूल होगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वो इतना मजबूत है। उनकी सुरक्षा में आपका ब्लैक क्लाउड एकेडमी समूह स्वाभाविक रूप से सुरक्षित है। वातावरण तुरंत तनावपूर्ण हो गया। अक्ष के चेहरे पर भाव विभोरता थी और वो चुप हो गया। देवांश का चेहरा शांत था। ये छोटी मोटी बातें हैं, फायर डांस गर्ल, अब इनके बारे में बात नहीं करते। अध्याय 1768। गोंगसुन हुओवू ने ठंडी आवाज में फुफकारा और निराशा में अपना पैर पटका। देवांश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दूसरी टीमों के रास्तों की ओर देखने लगी। देखते देखते उसने फ्राउनिंग किया। अक्ष भी भौहें चढ़ाकर देख रही थी। देवांश की टीम और ब्लैक क्लाउड एकेडमी की टीम को छोड़कर बाकी 15 टीमों की स्थिति आशाजनक नहीं थी। तीनों टीमें लगभग कड़े मुकाबले में शामिल थी। ये आसानी से देखा जा सकता था कि इस मार्ग को पार करने के लिए देवांश को भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी और वो अस्त व्यस्त दिखाई दिया। यहां तक कि ब्लैक क्लाउड एकेडमी की टीम को भी रास्ता साफ करने के लिए मुरली
और अक्ष जैसे दो दिग्गज खिलाड़ियों की संयुक्त शक्ति की जरूरत पड़ी। इन रास्तों के भीतर अनगिनत राक्षसी जानवर और कठपुतलियां रास्ता रोक रही थी, जिससे ये बेहद मुश्किल और खतरनाक हो गया था। लगभग आधे घंटे बाद एक और टीम तेजी से बाहर निकली। पवित्र हथेली। ये लियू ने अपने दोनों हाथों को पूरी ताकत से चलाया और उसकी भयानक हथेली की शक्ति उमड़ पड़ी। कुछ ही मीटर आगे मूल रूप से घनी आबादी वाले राक्षसी जानवर पल भर में साफ हो गए। हथेली के उस एक ही प्रहार से वे सभी नष्ट हो गए। शरीर को आकार देने वाली दर्जनों कठपुतलियों को जोरदार प्रहारों से हवा में उड़ा दिया गया। कई अद्वितीय राक्षसी जानवर सीधे तौर पर गंभीर रूप से घायल हो गए। जल्दी करो, ये लियू ने अस्त-व्यस्त अंदाज में दहाड़ लगाई। वूश, वूश, वूश। मार्ग के अंत में आगे कोई बाधा नहीं थी। समूह तुरंत ही गलियारे के अंत से बाहर निकल गया। ये लियू ने गहरी सांस ली। उसकी युवान शक्ति में उछाल आया और वो तेजी से मार्ग के अंत से बाहर कूद गया। जैसे ही ये लियू गलियारे से बाहर निकली, लगभग उसी क्षण अनगिनत राक्षसी जानवर आगे बढ़े। उनके खूनी मुंह बेरमी से चटक रहे थे। उफ, उफ, उफ। ये लियू गलियारे के बाहर खड़ा होकर अंदर मौजूद भयंकर राक्षसी जानवरों को देख रहा था और उसने राहत की सांस ली। लेकिन वो धूल और गंदगी से पूरी तरह सना हुआ था। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके कपड़े खून से लाल रंग के हो गए थे। भाई ये। गु लियांगसिंग चौंक गया और झटपट उसकी ओर दौड़ा। मैं ठीक हूं, ये लियू ने हाथ हिलाते हुए कहा। यह प्राचीन सम्राट का मकबरा वाकई खतरनाक है। शुक्र है मेरे पास एक बैकअप प्लान था, वरना मैं लगभग बाहर नहीं निकल पाता। ये लियू को ठीक देखकर गु लियांगसिंग ने भी राहत की सांस ली। लेकिन जब उसने उसकी टीम को देखा तो उसकी भौहें तंग गई। भाई ये आपकी टीम। ये लियू के चेहरे पर शर्मिंदगी की एक झलक दिखाई दी और उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता था। अंततः मैं सबकी रक्षा नहीं कर सका। कई लोगों को बीच में ही हार मानकर गुफानुमा हवेली छोड़नी पड़ी। जी हां, ये लियू की टीम पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाई। प्रथम श्रेणी की सेनाओं के कई स्वर्ग के कृपा पात्रों को बीच में ही हार माननी पड़ी, अन्यथा वे राक्षसी जानवरों के पेट में दफन हो जाते। 10 मिनट से अधिक समय बाद रान क्यूई, डी यी यून, हुआ रुओलियान और चांगसुन चिली की टीमें भी एक के बाद एक बाहर आई। ये चारों टीमें और भी ज्यादा अस्तव्यस्त नजर आ रही थी। इन चारों व्यक्तियों की ताकत ये लियू की ताकत से बहुत कम नहीं थी। हालांकि उनकी टीमों की ताकत की संरचना स्पष्ट रूप से ये लियू की टीम जितनी अच्छी नहीं थी। इसलिए चारों टीमों के लिए लगभग आधे लोग ही गलियारे के अंत से बाहर निकल पाए। इसके अलावा रान क्यूई जैसे 4 नेताओं को छोड़कर बाकी सभी लोग, भले ही वे भाग्यशाली रहे हों और उनका पीछा करने में सफल रहे हों, घायल हो गए थे। आधा घंटा और बीत गया। लिंगहुंग, 4 महान अकादमियों और आओ यिनफेंग की टीमें एक के बाद एक बाहर आई। इसमें कोई शक नहीं कि इन टीमों में लोगों की संख्या आधे से भी कम थी। केवल लगभग 1/3 ही बची थी। अंततः ये झांग नानफेंग की टीम थी। पूरी टीम शुरू में बहुत विशाल और शक्तिशाली थी, लेकिन जब वे अब मार्ग के अंत से बाहर निकले तो केवल 2 लोग ही बचे थे। एक झांग नानफेंग थे और दूसरे युतियान। नानफेंग, युएटियन। देवांश उनके अचानक प्रकट होने से चौंक गई और तेजी से उनकी ओर दौड़ी। उनका मार्ग मूल रूप से सबसे कमजोर था और उनके मार्ग में जो बाधाएं आई वे भी सबसे कमजोर थी। बाद में प्रकट हुए असंख्य राक्षसी जीवों और शरीर विकास करने वाली कठपुतलियों में भी अद्वितीय स्तर का कोई अस्तित्व नहीं था। स्वाभाविक रूप से वे दोनों उस मार्ग के अंत तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी वे दोनों बुरी तरह से घायल थे और उनके साथ आए अन्य सभी टीम सदस्यों को भी समय से पहले ही हार मानकर गुफा वाले महल को छोड़ना पड़ा।
देवांश ने झटपट अपने हाथ से 2 औषधियां निकाली और पूछा, क्या तुम दोनों ठीक हो? उन दोनों ने अमृत लिया, उसे पिया और फिर हाथ हिलाते हुए कहा, धन्यवाद वरिष्ठ भाई देवांश, धन्यवाद डोमेन लॉर्ड। हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमारी चोटें थोड़ी गंभीर है। अमृत का सेवन करने के बाद दोनों तुरंत ध्यान करने के लिए पालथी मारकर बैठ गए। कुछ ही दूरी पर दी युन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, प्राचीन सम्राट का मकबरा वास्तव में इतना कपटी है। सौभाग्य से गुफानुमा महल के अंदर कुछ प्रतिबंध है, जिससे प्रवेश करने वालों को जीवित रहने का मौका मिला। भले ही आप मुकाबले में कमजोर पड़ जाएं, फिर भी आप अपनी जान की चिंता किए बिना तुरंत पीछे हट सकते हैं। अन्यथा हमारी संबंधित टीमों में से कौन जानता है कि इस बार कितने मार्शल आर्टिस्ट राक्षसी जानवरों के पेट में दफन हो गए होते और कितने लोग वास्तव में प्राचीन सम्राट की गुफा से जीवित बाहर निकल पाते। 15 टीमों में से देवांश और ब्लैक क्लाउड अकादमी की टीमों को छोड़कर कोई भी अन्य टीम अपने सभी सदस्यों के साथ सुरक्षित रूप से आगे नहीं बढ़ पाई। 15 टीमें, लगभग 300 लोग। लेकिन कोटा प्राप्त 15 नेताओं को छोड़कर स्वर्ग के बाकी सभी पसंदीदा लोग बुरी तरह घायल हो गए, या फिर उन्हें समय से पहले ही हार मानकर चले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और उन 15 नेताओं में भी देवांश और मुरली को छोड़कर, जो बिल्कुल सुरक्षित थे, नहीं, सटीक रूप से कहें तो केवल मुरली ही पूरी तरह से सुरक्षित थे। देवांश भी अस्त व्यस्त दिख रहे थे। बाकी 13 लोग मामूली रूप से घायल हो गए थे। दरअसल प्राचीन सम्राट की गुफा में कदम रखने के बाद से ही खतरा काफी बढ़ गया है। यह सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि देवांश और मुरली बहुत आसानी से वहां से गुजर गए थे। लेकिन देवांश एक अपवाद थी। वो बहुत पहले ही विख्यात दिग्गजों की श्रेणी में शामिल हो चुके थे। महाद्वीप के इतिहास पर नजर डाले तो उनकी उम्र के कितने लोग इतनी असाधारण ताकत रख सकते थे? मुरली भी एक अपवाद था। वो 10 साल से भी अधिक समय पहले मध्य क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुका था और बाद में उसने तलवार सम्राट की उत्पत्ति और वरिष्ठ लुओ के मार्शल दांव पवित्र अमृत को प्राप्त किया। इसलिए उन्हें भी विख्यात दिग्गजों की श्रेणी में शामिल माना जा सकता है। ये दोनों अपवाद थे और इन दो के अलावा बाकी के 13 नेता सभी अद्वितीय और असाधारण प्रतिभा के धनी थे। जिस क्षण से उन्होंने प्राचीन सम्राट की गुफा में प्रवेश किया, तब से ही सामने आने वाले खतरों ने इन 13 लोगों के लिए अत्यधिक दबाव और खतरा पैदा कर दिया था। लेकिन ये मत भूलिए कि ये अभी भी केवल गुफा भवन का मार्ग है, गुफा भवन का मुख्य भाग नहीं है। इस गुफानुमा हवेली से जुड़ा वास्तविक खतरा कितना अधिक होना चाहिए? सभी के चेहरे के रंग बदलने लगे। वूश वूश वूश। अचानक प्रतिबंधात्मक शक्ति की झलकियां उभर आई। उन 15 घुमावदार रास्तों के भीतर राक्षसी जानवर, कठपुतलियां, बिजली और बाकी सब कुछ गायब हो गया। वे 15 मार्ग अचानक बिखर गए, 15 प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित हो गए, मानो उनकी आंखें हों, और वे 15 नेताओं की बाहों की ओर उड़ने लगे। ये प्रतिबंध उन 15 नेताओं के हथियारों पर लगाए गए प्रतिबंधों से बिल्कुल मेल खाते थे। सभी को प्रकाश की किरणें प्राप्त हुई। उन्होंने एक क्षण के लिए उन्हें महसूस किया और फिर सभी सदमे से भर गए, ठंडी हवा में सांस लेते हुए। अरे वाह, कितने आश्चर्यजनक पुरस्कार मिले! देवांश ने भीतर छिपे पुरस्कारों को भांप लिया और संतुष्टि से सिर हिलाया। अपने विशाल हाथ के इशारे से उसने अचानक हवा में से 18 अमृत प्रकट कर दिए। 18 अद्वितीय अमृत। गुल लियानक सिंह और अन्य लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। उन 18 अमृतों में से 17 अद्वितीय सम्राट क्षेत्र के अमृत थे, जिनका सेवन करने पर साधना का स्तर तुरंत एक स्तर बढ़ जाता था। और उन 18 अमृतों में से 18वां अमृत सबसे शक्तिशाली आभा वाला था। अमृत की सतह तारों के प्रकाश से ढकी हुई थी और उसकी आभा अद्भुत थी। स्टार प्लकिंग एलिक्जर। देवांश ने 18वें एलिक्जर को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया।
अद्वितीय एलिक्जिरों में ये पवित्र श्रेणी का है। इसे सबसे शक्तिशाली अद्वितीय एलिक्जिर कहा जा सकता है। दूसरी ओर मुरली ने अपना विशाल हाथ हिलाया और उसके हाथ में मौजूद प्रकाश की धाराएं कठपुतलियों में परिवर्तित हो गई। क्या वे गलियारे के अंदर से निकले हुए कठपुतले हैं? ब्लैक क्लाउड अकादमी के समूह ने हैरानी से पूछा। मुरली के अलावा सबसे शक्तिशाली आभा वाले 2 कठपुतले उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अद्वितीय दांव के 9,999 स्तर तक पहुंचने पर यह पुरस्कार एक भव्य सम्मान है। मुरली ने आश्चर्य का भाव दिखाया और फिर मानो कुछ याद आने पर उसका चेहरा अचानक खुशी से भर गया। अध्याय 1769। मुरली ने अपने बगल में मौजूद दोनों कठपुतलियों का अध्ययन किया, सिर हिलाया और 2 प्रतिबंध लगाए। उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। ये कठपुतलियां पुरस्कार के रूप में दी गई थी और इसलिए इनका कोई मालिक नहीं था। एक मार्शल आर्टिस्ट जो उन पर प्रतिबंध का निशान लगाता था, उन्हें नियंत्रित कर सकता था। ब्लैक क्लाउड अकादमी के अन्य शिष्यों के पास भी 2-2 कठपुतलियां थी। हालांकि मुरली की जोड़ी के अलावा, जो अद्वितीय क्षेत्र के 9,999 दांव तक पहुंच गई थी, बाकी सभी केवल लगभग 9,994 दांव तक ही पहुंच पाई, जो कि काफी कमजोर थी। बेशक साधारण अकादमी के शिष्यों के लिए यह पहले से ही एक आश्चर्यजनक पुरस्कार था। सभी ने अपने अपने प्रतिबंधों को चिह्नित किया और अपने अपने 2 कठपुतलियों पर नियंत्रण कर लिया। इन कठपुतलियों के साथ अब उनकी शक्ति दोगुनी हो गई थी। प्राचीन सम्राट की खतरनाक गुफा में उनकी सुरक्षा काफी बढ़ गई थी। वूश, वूश, वूश। 15 कोटा धारक नेताओं ने अपने हाथों में बहते प्रकाश को बिखेर दिया। प्रत्येक दस्ते के पुरस्कार अचानक ही प्रकट हो गए। रान क्यूई के हिस्से में पवित्र कलाकृतियां थी। वे मुट्ठी के आकार के सफेद मनके थे, जिनसे तीव्र वायुगुण वाली ऊर्जा निकल रही थी। ये चीज रांची ने भौहें चढ़ाते हुए अपनी हथेली को सबसे शक्तिशाली आभा वाले मनके पर टिका दिया। उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति, शाही पवन मनका। मनके की आभा को महसूस करते हुए रान क्यूई पहले तो प्रसन्न दिखे, फिर उन्होंने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वो मनका वास्तव में एक उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति थी, एक अमूल्य खजाना। लेकिन उन्होंने पवन दांव का अभ्यास नहीं किया, इसलिए शाही पवन मनका उनके लिए बेकार था। अन्य सफेद मनके केवल मध्यम श्रेणी के पवित्र कलाकृति थे। फिर भी उसका अनुसरण करने वाले शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली लोगों के लिए यह पहले से ही एक संतोषजनक पुरस्कार था। इसके अलावा उनके पास चुनने का कोई विकल्प नहीं था। पवन मार्ग चुनने के कारण उनके पुरस्कार स्वाभाविक रूप से पवन से संबंधित थे। अन्य टीमों के लिए भी यही बात लागू होती थी। ये लियू को पुरस्कार के रूप में रक्तलाल रंग की पवित्र कलाकृतियां मिली। इसी प्रकार उनमें से सबसे मजबूत लोगों ने उच्च श्रेणी के शिखर स्तर को प्राप्त किया। बाकी सभी मध्यम श्रेणी की चोटियां थी। हर दस्ते ने अपने पुरस्कारों पर खुशी जाहिर की। प्रत्येक व्यक्ति को ठीक एक हिस्सा मिला। जिन टिमों में सदस्यों की संख्या अधिक थी, उन्हें अधिक पुरस्कार मिले। छोटी टीमों को कम उपहार मिले। उदाहरण के लिए झांग नानफेंग के पक्ष को केवल 2 पुरस्कार मिले, 2 शुद्ध सफेद तलवारें, एक उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति और एक मध्यम श्रेणी की उच्च श्रेणी की तलवार। स्पष्टतः उनके पुरस्कार अन्य दस्तों की तुलना में थोड़े कम थे। गुफा हवेली के बाहर प्रमुख सेनाओं के आओ डोंगलों और अन्य वरिष्ठ अधिकारी विलक्षण प्रतिभाओं का उपचार कर रहे थे। ये वे प्रतिभाएं थी जिन्हें यात्रा बीच में ही छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इलाज के दौरान प्रत्येक विलक्षण प्रतिभाधारी ने गुफा हवेली के अंदर की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। ओ, वे प्रतिबंधित रास्तों से जा रहे हैं। धनपत मुस्कुराया। काउथ मैंशन से किसी को विस्फोट करके बाहर निकाले हुए काफी समय हो गया है। ऐसा लगता है कि हर टीम अगले राउंड में पहुंच गई है। उनके बगल में बैठे 18 प्रांतों के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया।
जब हम अपनी जवानी में मकबरे में दाखिल हुए थे, तब हम इन बच्चों की तुलना में कहीं कम सक्षम थे। एक दर्जन दस्तों में से केवल कुछ ही दस्ते उस रास्ते को पार कर पाए, और वे सभी बुरी तरह से घायल थे। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली नेता भी बुरी तरह घायल हो गए थे। और यह भी किस्मत की बात थी, अगर आप किसी कठिन दौर में फंस जाते तो शीर्ष टीम के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं होता। बुजुर्गों ने अतीत को याद करते हुए आह भरी। धनपत हंसा। इस बार मुझे डर है कि सभी 15 दस्ते सफल रहे हैं। कम से कम कोटा धारक नेताओं में से कोई भी बाहर नहीं हुआ है। सबसे विचित्र पीढ़ी सचमुच अपने नाम को सार्थक करती है, और एक बार जब वे रास्ता साफ कर देते हैं तो मिलने वाले पुरस्कार इतने भव्य होते हैं कि कोई भी पागल हो जाए। हां, 18 प्रांतों के वरिष्ठ ने कहा, मुझे याद है कि एक साल हमारे प्रांत के स्वामी को अंदर एक मध्यम श्रेणी का पवित्र कलाकृति प्राप्त हुई थी। आओ डोंगलो मुस्कुराया। इस बार तो वे सभी रसायन शास्त्री प्रतिबंध भी शामिल है, जिन्हें आज तक किसी ने पार नहीं किया है। प्रतिबंधों के विलय के बाद कठिनाई का स्तर बहुत बढ़ गया है, इसलिए अंतिम पुरस्कार एक स्तर ऊपर होना चाहिए। मुझे डर है कि उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृतियां प्रकट होंगी। धनपत सही था। कीमियागरों पर लगी उन पाबंदियों को, जिन्हें आज तक कोई पार नहीं कर पाया था, इस बार जीत लिया गया। फ्यूजन के बाद हर मार्ग बहुत कठिन हो गया। परिणाम स्वरूप इसके बाद मिलने वाले पुरस्कार उच्च स्तर के थे। लगभग सभी 15 नेताओं को एक समान रूप से उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृतियां प्राप्त हुई। साधारण सहचर प्रतिभाओं को मध्यम श्रेणी की सर्वोच्च पवित्र कलाकृतियां प्राप्त हुई। इस बार प्राचीन सम्राट के मकबरे से मिलने वाले पुरस्कार शायद अब तक के सबसे समृद्ध थे। गुफा महल के अंदर प्रत्येक टीम अपने पुरस्कारों से परिचित हो रही थी और चोटों से उबर रही थी। वे जानते थे कि इससे भी कहीं अधिक भयावह संकट उनका इंतजार कर रहा है। उन्हें पूरी तरह से तैयार रहना था। देवांश का पक्ष। देवांश ने तारा तोड़ने वाली गोली ली, बाकी सभी ने अद्वितीय शाही गोली ली। गुल यानक सिंह, गोंगसुन हुओवू और एक दर्जन प्रतिभाशाली छात्र अपनी गोलियों को बड़े उत्साह से घूर रहे थे। देवांश मुस्कुराया। अद्वितीय शाही गोली 100 दांव की गोली से भी बेहतर है, लेकिन यह केवल 9,992 दांव ऑफ द पियरलेस रियल्म से नीचे ही काम करता है। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि आप अद्वितीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इसे ग्रहण करें। आपको तुरंत साधना का एक मार्ग प्राप्त हो जाएगा। 100 दांव की गोली, जिसका उपयोग अद्वितीय क्षेत्र से नीचे किया जा सकता है, उपभोक्ता को मार्शल दांव के पूरे 100 दांव प्रदान करती है। ये लगभग 9,800 दांव स्तर के मार्शल दांव के महान विशेषज्ञ के लिए उपयुक्त है। दूसरी ओर पियरलेस इंपीरियल पिल पियरलेस दायरे में नए प्रवेश करने वाले मार्शल आर्टिस्ट के लिए है। सतही तौर पर अन्य दस्तों के पुरस्कार बेहतर प्रतीत होते थे। एक मध्यम श्रेणी की शिखर पवित्र कलाकृति एक अद्वितीय शाही गोली की तुलना में अधिक मूल्यवान प्रतीत होती थी, लेकिन इन शीर्ष स्तरीय प्रतिभावानों के लिए एक अद्वितीय शाही गोली कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इससे नवविकसित पियरलेस विशेषज्ञ को अपनी नींव को तुरंत मजबूत करने और भविष्य में प्रगति को सुगम बनाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा मार्शल आर्टिस्ट के लिए साधना ही मूलभूत है। पवित्र कलाकृतियां तो केवल बाहरी उपकरण है। इसके अलावा वर्तमान महाद्वीप में अद्वितीय शाही गोली का सूत्र बहुत पहले ही गायब हो चुका है। यहां तक कि औषधि पूजनीय हॉल के मुख्य हॉल में भी देवांश ने इस सूत्र को कभी नहीं देखा था। इसकी दुर्लभता और आकाश को चुनौती देने वाला प्रभाव किसी भी बाहरी वस्तु से अतुलनीय है। दरअसल इनाम के तौर पर ऐसी गोली देखकर देवांश भी चौंक गया और प्राचीन काल के कीमियागरों के ज्ञान से चकित रह गया। प्राचीन रसायन शास्त्रियों की विधियां आज के रसायन शास्त्रियों की विधियों से कहीं अधिक उन्नत थी। उन्होंने जो गोलियां बनाई वे किसी को भी चौंकाने के लिए काफी थी। उस प्राचीन युग में जब मार्शल दांव अपने चरम पर फलता फूलता था, वो कितना शानदार रहा होगा।
देवांश ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए अपना सिर हिलाया। जब उसने ऊपर देखा तो गु लियांगसिंग की निगाहें उसके हाथ में मौजूद तारा तोड़ने वाली गोली पर टिकी हुई थी। हे, देवांश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मिस लियांगसिंग, क्या आप मेरे हाथ में मौजूद तारा तोड़ने वाली गोली को पाने के लिए तरस रही हैं? गु लियांगसिंग ने अनजाने में ही निगल लिया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, देवांश ने अपनी हथेली खोली और गोली उसकी ओर उड़ गई। ये तुम्हारी है। अध्याय 1770। गु लियांगसिंग ने अनजाने में उसे ले लिया, फिर स्तब्ध रह गई। मेरे लिए? अगले ही पल गु लियांगसिंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, नहीं, 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 ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। नहीं चाहिए? देवांश ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैं इसे चाहती हूं। गु लियांगसिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन गु लियांगसिंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने गोली वापस देते हुए कहा, तारा तोड़ने वाली गोली बहुत कीमती है। हां, अनमोल। स्टार प्लकिंग पिल को अद्वितीय गोलियों में सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और अद्वितीय गोली कहा जा सकता है। इसकी अनमोलता स्वतः ही स्पष्ट है। यहां तक कि हेवनली दाओ 6 एब्सोल्यूट पिल्स, 100 दाओ पिल्स और वर्तमान पीएलएस एम्परर एक्सट्रीम पिल्स भी सबसे शक्तिशाली गोलियां होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन तारा तोड़ने वाली गोली सबसे शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है, और यह प्राचीन काल की अनगिनत अद्वितीय गोलियों में सबसे शक्तिशाली है। प्राचीन काल में भी तारा तोड़ने वाली गोली को परिष्कृत करने में सक्षम लोग बहुत कम थे। यहां तक कि आवश्यक दुर्लभ दिव्य सामग्रियों और सांसारिक खजानों की विशाल मात्रा भी प्राचीन कीमियागरों को संकोच करने के लिए पर्याप्त थी। अब इसे मूल्य के आधार पर नहीं मापा जा सकता। स्टार प्लकिंग पिल को कैसे बनाया जाता है, ये देवांश को नहीं पता, लेकिन इसका असर वो बहुत अच्छी तरह जानता है। जो मार्शल आर्टिस्ट तारामंडल के मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनके लिए तारा तोड़ने की गोली एक सर्वोच्च खजाना है। महज एक गोली लेने से ही तारों को तोड़ने, आकाश और पृथ्वी के सभी तारों के प्रकाश को एकत्रित करने और उसे स्वयं में समाहित करने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। शरीर को शुद्ध करने के लिए तारों के प्रकाश की शक्ति का उपयोग करने से तारामय दांव शरीर का विकास हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो ये गोली तारामी मार्ग का अनुसरण करने वाले मार्शल आर्टिस्ट के लिए सबसे उत्तम साधना की नींव रखने के लिए पर्याप्त है। अद्वितीय लोक में तारों के प्रकाश के मार्ग पर चलने वाले मार्शल आर्टिस्ट के लिए बिना किसी बाधा के सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए केवल एक गोली ही पर्याप्त है। कम से कम पीयरलेस 9,999 दांवों तक पहुंचने से पहले साधना में कोई और ठहराव नहीं आएगा। गु लियांगसिंग की प्रतिभा को देखते हुए अगर उसे ये गोली मिल जाती तो कुछ दशकों के भीतर उसके लिए लीजेंड क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव नहीं हो सकता था। कीमती, देवांश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह संयोग से मेरी ओर से आप और ये लियू को शादी का तोहफा है। ये गु लियांगसिंग एक पल के लिए हिचकिचाई। ये कहना स्वाभाविक रूप से असंभव था कि वो तारा तोड़ने वाली गोली से आकर्षित नहीं हुई थी। बात बस इतनी सी है कि ये गोली अंततः बहुत ही कीमती साबित हुई, इसलिए वो हिचकिचाई। इसे ले लो, देवांश मुस्कुराई। आखिरकार मेरी वजह से ही उस लड़के ये लियू की शादी काफी समय से टल गई है। इसे मेरी माफी समझो, युवा स्वामी देवांश, आप जानते हैं ना? गु लियांगसिंग ने हैरानी से देखा। देवांश ने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरे भाई ने कुछ दिन पहले मुझसे इसका जिक्र किया था। मुझे डर है कि मिस लियांगसिंग ने मेरी पीठ पीछे अनगिनत बार मुझे कोसा है। देवांश ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। गु लियांगसिंग का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, तो मैं यंग मास्टर देवांश को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। देवांश ने सिर हिलाया। सितारों को नष्ट करने वाली ये गोली उसके लिए ज्यादा उपयोगी साबित नहीं हुई। हालांकि उन्होंने तारामंडल के मार्ग का भी अभ्यास किया, लेकिन ये उनकी तलवारबाजी की विद्या के अंतर्गत आने वाले मार्गों में से केवल एक मार्ग था।
उन्होंने मुख्य रूप से तलवारबाजी की कला और अग्नि वशीकरण के मार्ग का अभ्यास किया। कई घंटों बाद स्वर्ग के सभी प्रियतम अपनी चोटों से पूरी तरह उबर जाने के बाद ये लियू ने अचानक कहा, आप सभी को मिलने वाले पुरस्कार हमारी क्षमताओं के अनुरूप नहीं हैं। हम इन्हें आपस में क्यों नहीं बदल लेते? विनिमय? स्वर्ग के प्रिय लोग आश्चर्यचकित और संशय में थे। बिल्कुल सही, ये लियू ने सिर हिलाते हुए कहा। प्राचीन सम्राट की गुफा के बाद का रास्ता निश्चित रूप से अधिक खतरनाक होगा। यदि हम अपने लिए सबसे उपयुक्त पुरस्कारों के बदले में सौदेबाजी करें, तो हमारी शक्ति में काफी वृद्धि होगी और हमें बाद की परीक्षाओं को पार करने का अधिक आत्मविश्वास होगा। वैसे भी हमारे पुरस्कार सभी के लिए समान स्तर के हैं, इसलिए किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। 15 टीमों के लिए पुरस्कार के रूप में या तो गोलियां, कठपुतलियां या पवित्र कलाकृतियां थी। गोलियों और कठपुतलियों के बारे में कहने के लिए कुछ खास नहीं था। जहां तक पवित्र कलाकृतियों की बात है, यदि उन्हें ऐसी कलाकृतियों से बदल दिया जाए जो उपयोग में सुविधाजनक हो और व्यक्ति द्वारा अपनाए गए मार्ग के अनुरूप हो, तो वे स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त होंगी और व्यक्ति की शक्ति में काफी वृद्धि करेंगी। ठीक है, सभी ने थोड़ी देर सोचा और आपस में बातचीत करने लगे। हुआ रुओलियान, क्या तुम अपने सम्राट वज्र भाले के बदले मेरा सम्राट पवन मोती लेना चाहोगी? रान क्यूई ने हुआ रुओलियान की ओर देखा। हुआ रुओलियान ने सिर हिलाया। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि स्वर्गीय भाला रान ची भाला दांव और वज्र दांव का अभ्यास करता है। दोनों ने पवित्र कलाकृतियों का आदान प्रदान किया। हुआ रुओलियान ने सम्राट पवन मोती को अपने हाथ में पकड़ रखा था और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उन्होंने रसायन विद्या और अग्नि विद्या का मार्ग अपनाया था, इसलिए इस सम्राट पवन मोती को लेना व्यर्थ था। डी युन ने पहले अग्निपथ मार्ग से यात्रा की थी और अग्निपथ की एक पवित्र कलाकृति भी प्राप्त की थी, लेकिन वो स्पष्ट रूप से चांगसुन चिली के लिए अधिक उपयुक्त थी। ठीक इसी क्षण हुआ रुओलियान को एक तीखी निगाह का एहसास हुआ। नजर का पीछा करते हुए हुआ रुओलियान ने देखा कि अक्ष उसे घूर रही थी। हुआ रुओलियान ने भौहें चढ़ाई, अक्ष के बगल में रखी 2 कठपुतलियों पर नजर डाली और सिर हिलाते हुए कहा, मेरी तरफ मत देखो। आपके 2 कठपुतले, जो अद्वितीय 9994 दांव स्तर पर हैं, मेरे सम्राट पवन मोती के बदले में नहीं बदले जा सकते। अगर आप मुरली की 2 कठपुतलियों का इस्तेमाल अदलाबदली के लिए करते तो ये और भी करीब होता। ये सुनकर अक्ष ने अपने होंठ सिकोड़े और अपनी नजरें हटा ली। स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा सम्राट पवन मोती को पाने की थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसकी दोनों कठपुतलियां सर्वोच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति सम्राट पवन मोती के मूल्य के बराबर नहीं थी। क्या अस्थायी रूप से उधार लेना संभव है? इस समय देवांश ने धीरे धीरे कहा, अस्थायी रूप से उधार लेना? हुआ रुओलियान ने देवांश की ओर देखा। देवांश ने सिर हिलाते हुए कहा, सम्राट पवन मोती को धारण करना तुम्हारे लिए बेकार है। अधिक से अधिक ये एक उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति से मिलने वाली थोड़ी सी शक्ति ही प्रदान करता है। 2 कठपुतलियों के बदले इन्हें लेना अधिक व्यावहारिक है। हालांकि सम्राट पवन मोती हुआ रुओलियान द्वारा अपनाए गए मार्ग से मेल नहीं खाता था, फिर भी ये एक उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति थी और इसका एक निश्चित संवर्धन प्रभाव था। बस इतना है कि इसका असर कुछ खास नहीं रहा और पियरलेस 9994 दांव स्तर पर मौजूद दोनों कठपुतलियों में औसत दर्जे की ताकत थी। हुआ रुओलिया ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, यह असंभव तो नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं इसे उधार दे दूं तो ये मुझे वापस नहीं मिलेगा। उस खलनायक अक्ष की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। देवांश ने उदासीनता से कहा, क्या मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं? क्या आप इसकी गारंटी देते हैं? हुआ रुओलिया ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, खलनायक अक्ष, नन्हा चोर देवांश, तुम्हारी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। हालांकि चूंकि तुम और वो लड़का देवा जुड़वा हो,
इसलिए मैं इस बार अस्थायी रूप से तुम पर भरोसा करूंगा। अगर तुम दोनों इसे बाद में वापस नहीं करोगे तो मैं सीधे देवा के पास जाकर इसे मांग लूंगा। यह सुनकर देवांश ने अपनी आंखें घुमाई। अगर उसने वाकई में इसे वापस नहीं किया तो हुआ रुओलियान के लिए किसी को भी ढूंढने का कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि चूंकि ये एक अस्थायी ऋण होने के लिए सहमति हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो इसे वापस करने में विफल नहीं होगा। हुआ रुओलियान सम्राट पवन मोती लेकर आगे बढ़ी, जबकि अक्ष ने अपनी दोनों कठपुतलियों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया। दोनों ने उसी के अनुसार आदान प्रदान किया। देवांश ने सम्राट पवन मोती पर एक नजर डाली और अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। हालांकि सम्राट पवन मोती एक उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति थी, फिर भी ये उनकी बैंगनी बिजली की दिव्य तलवार की तुलना में कहीं अधिक निम्न स्तर की थी। हालांकि वे दोनों ही उच्च श्रेणी की उत्कृष्ट पवित्र कलाकृतियां थी, लेकिन यहां मौजूद ये पवित्र कलाकृतियां सामान्य स्तर की पवित्र कलाकृतियों की तरह थी। ये संभावना है कि प्राचीन सम्राट ने अपने जीवन काल में बड़ी संख्या में कलाकृतियों का निर्माण किया होगा, जिनमें से उच्चतम स्तर की कलाकृतियां शीर्ष श्रेणी की पवित्र कलाकृतियां थी और कमजोर स्तर की कलाकृतियां केवल मध्य श्रेणी की पवित्र कलाकृतियां थी। जहां तक उनकी वायलेट लाइटनिंग डिवाइन स्वॉर्ड की बात है, उसे पुराने दानव लिन ये ने बड़ी सावधानी से परिष्कृत किया था। तलवार डोमेन के डोमेन मास्टर के रूप में लिन ये की तलवारबाजी की कला और तलवार बनाने की विधियां स्वाभाविक रूप से अत्यंत उच्च स्तर की थी। वायलेट लाइटनिंग के भीतर दो बिजली की आत्माओं का जन्म भी हुआ था, जिनमें विकास की अत्यंत उच्च क्षमता थी। सम्राट थंडर स्पीयर और सम्राट विंड पर्ल जैसी ये पवित्र कलाकृतियां केवल उच्चतम श्रेणी के शिखर स्तर तक ही पहुंची थी। वे उसकी वायलेट लाइटनिंग से कई गुना कमजोर थी। बेशक चूंकि वे अंततः सर्वोच्च श्रेणी के शिखर स्तर तक पहुंच गए थे, इसलिए उनकी शक्ति निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। कुछ ही समय में सभी ने अपनी पवित्र कलाकृतियों का आदान प्रदान पूरा कर लिया था। स्वर्ग के प्रत्येक प्रिय ने अपने युद्ध के इरादे प्रकट किए और उनकी आभा अचानक सघन हो गई। इसके बाद उन्हें आगे बढ़ते रहना था।